बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर मुदस्सिर इकबाल आपको वेलकम कहते हैं। आज हुकूमत अपना मजमूई तौर पर तीसरा बजट पेश करने जा रही है, बजट 2021-22। लेकिन जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसमिशन कर रहे थे कि बजट कैसा होगा, क्या खदशात हैं, क्या हुकूमत रिलीफ देगी आवाम को, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से क्या सूरत हाल होगी, ये तमाम तर बातें हम आज भी डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर हुकूमत बेहतरी ला सकी है और जहां लाने का प्लान है, उस तमाम तर सेक्टर्स पर बात भी की जाए। और जो एक हदफ मुकर्रर किया है मुदस्सिर कि जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया जाएगा, वो कैसे बढ़ाया जाएगा? जब डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के टैक्स बेस बढ़ा के बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे खदशात और सवालात हैं, वो आज हम उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 2021-22 के लिए आज बजट पेश किया जा रहा है, जो 8,000 अरब रुपए का ये बजट पिछले साल की निस्बत तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़ायद है। अवामी दिलचस्पी के अतबार से अहम चीज़ों पर नज़र डालें तो बजट में पेंशन्स 10 से 15% बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी तकरीबन इतने ही इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता इस हवाले से हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा जो इस वक्त जारी है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह बरकरार रखी गई है। गैस और बिजली की कीमतें भी मुस्तहकम रहेंगी। सीसी से कम की गाड़ियों पर टैक्स छूट का भी इम्कान है, जिससे 10% तक छोटी गाड़ियों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। फिर आटे, घी और चीनी पर 500 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तरक्याती बजट की बात करें तो 36% तक इजाफा इस बजट में कर दिया गया है। वफाकी तरक्याती बजट को इस बार 900 अरब रुपए रखा गया, जो पिछले साल 650 अरब था। सूबाई तरक्याती बजट की मद में 1200 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं इस वफाकी बजट में, जिसमें 500 अरब रुपए पंजाब को दिए जाएंगे, 321 अरब रुपए सिंध को दिए जाएंगे, 133 अरब तरक्याती बजट बलोचिस्तान और 248 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को तरक्याती बजट की मद में मिलेंगे। टैक्स वसूली आदाब से ज़्यादा हुई है रवा माली साल में, जो अभी 11 माह गुजरे हैं, अभी जून का तखमीना आना है। 11 माह के दौरान 3,993 अरब का जो हदफ रखा गया था, हुकूमत ने 4,170 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, यानी कि जितना हदफ था उससे ज़्यादा। लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही और माहिरीन भी इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि रवा माली साल सनती शोबे में 25% कमी आई है, बरामदात में 33% कमी हुई है, इन्वेस्टमेंट में 20% कमी हुई है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 10% कमी आई है। इस वक्त महंगाई की शरह 10% से ज़ायद है। कोरोना बहरान के दौरान 2 करोड़ 70 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। इन आदाद शुमार के बावजूद वफाकी इदारा शुमारियात कंजम्पशन में 15% इजाफा कैसे दिखा रहा है, क्योंकि इसी इजाफे की बुनियाद पर हमारी GDP 3.94% तक आ गई है। सुमैया जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत सारी एक डिटेल थी, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? और अगर बात करें कि किस बुनियाद पर हुकूमत आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफे का दावा कर रही है, और ज़ाहिर यही बात की जा रही है कि जब GDP बढ़ती है तो ज़ाहिर आवाम जो है वो ज़्यादा उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। इस तमाम सूरत पर हम बात भी करेंगे, लेकिन जो आज आ रहा है बजट 2021-22, उसकी कदुकाल से मुतालिक क्या है? क्या आम आदमी को जो रोज़गार के मौक़े हैं वो मिलेंगे? क्या महंगाई कम होगी? जो सेल्स टैक्स की मद में उससे पैसा लिया जाता है वो दे ही रहा है, और यही वो वजह होती है जिससे महंगाई में इजाफा होता है। जो हम अपना जो एनर्जी सेक्टर है, जब वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब इजाफा किया जाता है तो एक आम आदमी पर उसका असर पड़ता है। तमाम तर सवालात हम उठाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट कौकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब, वो भी हमें ज्वाइन करें। दोनों हजरात का शुक्रिया। कौकब इकबाल साहब, हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं तो वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। ज़ाहिर है एक आम आदमी की हम बात करते हैं कि आम आदमी को बजट से क्या मिलेगा, तो वो उस सवाल का जवाब शायद नहीं मिलता। अब हमारे वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि जब GDP बढ़ता है तो उसका मतलब ये कि क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई एक आम आदमी की। ठीक है, एक हद तक वो बात सही है, लेकिन जब महंगाई में कोई कमी नहीं होती, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलता, वहीं खड़ा होता है सेल्स टैक्स, तो फिर एक आम आदमी की जो मामलात हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, जब भी बजट आता है इसमें यही होता है कि हमेशा से एक घोरक धंधा वो बताया जाता है कि, और उसमें किसी चीज़ में कमी कर दी जाती है, किसी चीज़ में ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ये एक सिलसिला होता है। उसके बाद बजट आने से पहले कई मिनी बजट आ जाते हैं
और बजट आने के बाद कई मिनी बजट आते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस बजट में रिलीफ मिलेगा। हमेशा ये कहा जाता है कि बजट जब आएगा तो इसको सार्फिन को रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर वो रिलीफ कहीं नज़र नहीं आता क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही होती है। अब ये देखिए कि क्या इस बजट में जब ये अनाउंस किया जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा, क्या वही जिस तरह पिछली दफ़ा होता रहा। पहले कभी बजट आता था तो आपने देखा कि वो बजट होता था, उसके बाद ये ऐसे मिनी बजट नहीं आते थे। क्या आपने दिखाया कुछ बजट में और उसके बाद में जो है मिनी बजट भी आते रहे। बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, ये सारी चीज़ें अगर आप चलते बाद में भी करते रहेंगे तो उसके साथ साथ जो है फिर वो इनका इम्पैक्ट आता है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है। आप एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि जीडीपी सही है, जीडीपी क्यों है, आपके जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको ये सारी चीज़ें तस्वीर पेश करता है, मगर हकीकत में जो सूरत हाल है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की शरह में ज़्यादा इजाफा हुआ है, उनकी कोई ज़राए आमदनी नहीं बढ़ गए। हुकूमत तो बजट बनाती है, अपने मुख्तलिफ टैक्सेस डाल देती है, एक आम आदमी जो है वो कहाँ से अपने घर को चलाए, अपनी आमदनी के ज़राए में कैसे इजाफा करे, ये एक सवाल बड़ा पैदा होता है। आप हुकूमत का जब भी कोई भी वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, अपना बजट बनाते हुए उनके मुख्तलिफ टैक्सेस डालती हैं, सेल टैक्स में इजाफा। मैं कहता हूँ कि आपको कोई जो खुर्दनी शब है, जैसे अभी इमरान खान साहब ने कहा है वजारत खजाना से कि आप बजट में जो है वो महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम करें, और शौकत तरीन साहब ने भी ये कल हमें खुशखबरी सुनाई है कि बजट में जो है हमने IMF की इसको जो डिक्टेशन थी उसको रद्द कर दिया। बड़ा अच्छी बात है क्योंकि IMF की डिक्टेशन को शायद जो उससे लोन लेने वाले हैं वो रद्द नहीं कर सकते। फ़िलहाल तो आप आवाम को दिखाने के लिए, बजट को मंजूर कराने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में IMF का मुखफ़िफ़ क्या है, आई में मुल्क को तबाह कर दें तो वो अपना जो सारा जो आपको पैसा देती है वो आपका जो है वो आपका खून निचोड़ के लोगों का वो जो है आपको देना पड़ता है। इसी तरह आज जब आप यहाँ पे आते हैं आपने देखा कि आज जो अपोजिशन है हुकूमत के ऊपर जो बोलती है कि जनाब महंगाई हो गई है, उनके पास एक ही सिर्फ सवाल होता है कि हुकूमत ने महंगाई कर दी है और हुकूमत जो है इसको चला जाना चाहिए महंगाई की वजह से। ये बात हकीकत है कि महंगाई हो गई है और ये इसको कम करने के लिए अगर इक़दाम नहीं किए गए तो एक आम आदमी जो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और उसको इक़दाम करने चाहिए कि आपको जो पुरतश ज़िंदगी आपके तमाम काबीना के अरकान, आपके तमाम मिनिस्ट्री, आपके MNAs, MPAs जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वे आम आदमी को क्यों नहीं देते। आपके पास 2.5-3 करोड़ की लैंड क्रूजर्स हैं। ये बिल्कुल ये है कि एक आम आदमी के लिए क्या है। हम कौकब इकबाल साहब बात भी करेंगे कि कंज्यूमर के लिए पिछले 1 साल जो है उसके राइट्स तो कहीं नज़र नहीं आए हैं। जो कीमतें हुकूमत मुकर्रर कर रही है वो नहीं है, तो ये क्यों नहीं हो रहा, इसमें कौन मामला किस जो है जिम्मेदारी किसकी थी और कर कौन रहा था। हमारे साथ फैसल अजीज़ साहब मौजूद है। फैसल साहब, इस वक्त जो बजट के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ की सूरत भी हम 1 साल में देखते हैं। तकरीबन 5 से 6 सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी बहुत की, एक्सपोर्ट में भी उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा गया। कुछ सेक्टर्स बहुत नीचे रहे कि वहाँ मामला बेहतर नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान में जो डायरेक्टली जिन चीज़ों को कंट्रोल किया वो है डॉलर की कीमत। रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट के ज़रिए जो हाँ $1 अरब जो है वो आया है। बैंकों को तो नहीं फ़ायदा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को उसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचा। लेकिन वहीं पर एकदम से 3 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ बता दी गई कि जनाब GDP की ग्रोथ में भी इजाफा हो गया है, सूरत हाल भी एकदम से बेहतर हो गई है, और अब जो मुआशी आशारिये दिए जा रहे हैं, चाहे वो इदारा शुमारियात दे रहा है, चाहे वो फिर उसी की बुनियाद पर हुकूमत बात कर रही है, ये बहुत बेहतर हो गया। लग रहा है कि सब कुछ ऐसे एकदम से पलक झपकते ठीक हो गया। ये वाकई ऐसा लग रहा है या कोई वज़ीर ख़जाना के आने के बाद पेपर्स भी बदल गए हैं? मुदस्सिर, बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए। ये जो बजट है, इस बजट में हम तनकीद तो बहुत कर सकते हैं। ये पहला भरपूर बजट है PTI की गवर्नमेंट का। पिछले 2 बजट बहुत प्रेशर में थे। इस बजट के अंदर पॉजिटिविटी अगर हम ढूंढें, नई सनतों को उभारने की बात की। कल हमने शौकत तरीन साहब से सुना
कि कुछ नई चीज़ें की जा रही हैं। असम्बलिंग की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग गई है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। गाड़ियों के हवाले से बात हुई, मोबाइल इंडस्ट्री से मुताल्लिक बात हुई, रोज़गार के मौके पैदा करने से बात हुई, नए टैक्सेस ना लगाने के हवाले से बात हुई, बिजली की कीमतें ना बढ़ाने से मुताल्लिक बात हुई। बहुत सारी ऐसी बातें हुई और आपने जिस तरह से कहा कि कुछ ऐसी इस्लाहात इस हुकूमत ने की जिसकी वजह से पाकिस्तान में पैसा आया और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल रहे हैं। कल उन्होंने एतराफ़ किया कि 10 साल से CPEC चल रहा है, CPEC के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बने हुए, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं किया गया सरमायाकारों से। हम सरमायाकारों से कनेक्ट करने जा रहे हैं, हम इंटरनेशनली जो सरमायाकारी है उसको बढ़ाने जा रहे हैं, लोकली बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब शौकत तरीन साहब की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन वाली स्ट्रैटेजी है, बातों वाली नहीं है। उससे पहले भी जब वो वज़ीर ख़जाना रहे उन्होंने इस्लाहात की, बहुत सारे अहम कौमी इदारों को प्राइवेटाइज किया, उससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचा, इदारे मजबूत हुए। तो उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया कि हुकूमत में जो लोग आ जाते हैं वो नहीं चाहते कि वजारत मिलने के बाद वो अपने इदारों को प्राइवेटाइज करें। तो जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तानी इकोनॉमी को वो आइडेंटिफाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे बड़ी जो बात है, जो टास्क है, सबसे बड़ा टास्क जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा मिलेगा और पैसा भी डॉलर की सूरत में मिलेगा और इंडस्ट्री अनलिमिटेड टाइम तक एक्सपैंड हो सकती है, वो है IT इंडस्ट्री। उनको बहुत तफसील से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इमरान खान साहब को ये बहुत अच्छी तरह समझ है कि IT इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल पाकिस्तान क्या है। डॉक्टर आरिफ अलवी को बहुत अच्छी तरह पता है IT इंडस्ट्री हर तरह से एक्सपैंड हो रही है। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर वाकई जो बातें की गई हैं और ऊपर से लेके नीचे तक सबको पता है, और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा की सिफारिशात इसके अंदर शामिल हैं, और वाकई ऐसा इन्वायरमेंट बनता है जिससे इंडिया के $1 बिलियन से $100 बिलियन की एग्जाम्पल दी गई है। अगर ऐसी चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं, नई इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, तो सूरत हाल पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा अमली तौर पर और खाली बातें हो रही हैं, तो फिर यह कि हम वही नंबरों का घोरक धंधा वाला मामला कर रहे हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़राअत के शोबे के अंदर पैकेजेस की बात हो रही है, लोन्स की बात हो रही है, उसको डिजिटल करने की बात हो रही है, कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो रही है, कर्जे देने की बात हो रही है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। CPEC में इन्वेस्टमेंट, ज़राअत को मजबूत करना, IT इंडस्ट्री को मजबूत करना, पैसा लगाना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर और पैसा लगाना, उसमें और रिलीफ देना, टैक्सेस ना लगाना, महंगाई को रोकने के लिए बीच में एक असम्बलिंग क्रिएट करना, जिसके अंदर जो बीच वाला आरती है जो पैसे मारता है उसको रोकना। ये 5-6 स्टेप्स लेकर आएंगे नीचे, महंगाई को भी और लोगों की क़ुव्वत जो खरीद है उसमें इजाफा कर सकते हैं, अगर अमल कर दिया जाए तो। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और ख़ासतौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट का ये है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो इससे ज़्यादा पैसा जो है वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को नहीं है। ये अवेयरनेस और आगाही देना भी हुकूमत का काम है। चौधरी सलामत अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा है, उनसे बात करते हैं। अच्छा चौधरी सलामत अली साहब, ताजरों को क्या उम्मीद है? जब हम बात करते हैं कि हमारी हुकूमत ये कहती है कि इस बार हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, टैक्स रेट नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स बेस बढ़ाएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, और हर दफ़ा ये कहा जाता है कि बजट जो होगा वो आवाम दोस्त बजट होगा। ताजिर क्या समझते हैं? ज़ाहिर बात है ताजरों के हवाले से कहा जाता है कि उनको टैक्स नेट में लाना है, ख़ासतौर पर जो होल सेलर तबका है, जो इस तरह का तबका है जो नहीं है टैक्स नेट में। और एक हैरेसमेंट की बात भी इस दफ़ा हमारे वज़ीर ख़जाना ने की कि हम FBR को अब हैरेसमेंट की तरफ से रोकेंगे। आप क्या समझते हैं इस बजट में नया और अच्छा क्या होगा? हरासमेंट की जो बात की है वज़ीर ख़जाना ने, उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ताकि जो ताजर परेशान है FBR की वजह से, कम से कम उनको तो रिलीफ मिलेगा। और दूसरा, इसमें जो ताजर सोच रहे हैं, सबसे मैक्सिमम लेवल के ऊपर जो चीज़ पूरे पाकिस्तान में सोची जा रही है वो है महंगाई। महंगाई का तूफ़ान जो है बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी इसमें पिस रहा है। अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, और ये बहुत ही बुरी बात है। हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। इंडस्ट्री तो चल रही है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस दौर में।
सेल टैक्स के मसले मसाइल हैं लोगों को, वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हल करें। अगर वो भी हल हो जाए तो तरक्की और हो जाए। तो चौधरी साहब, अभी कोरोना की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ, ख़ासतौर पे ताजरों को, लॉकडाउन लगा, कारोबार उस तरीके से हो नहीं सका, उसके बाद भी ज़ाहिर है कुछ सूरत हाल अभी भी ऊपर नीचे ही है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को कोई पैकेज का भी ऐलान करना चाहिए ताजरों के लिए, ताजरों को कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो नुकसान आप लोगों का हुआ है इस कोरोना की सूरत हाल में, उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? पिछले साल बजट में इन्होंने दिया था 3 महीने का रिलीफ दिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल में। हाँ जी बिल्कुल। क्या ख्याल है कि इस साल भी गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए कि कम से कम मिनिमम जो है 3 महीने के लिए रिलीफ देना चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है साल में और वो बहुत सारी ताजर बरादरी जो है वो नुकसान में गई है, उसमें उनको कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ जो मिलेगा। और इसके अलावा तमाम कारोबारी लोगों को मिनिमम रेट के ऊपर इंटरेस्ट फ्री समझे लोन देना चाहिए 1-2% के ऊपर। इससे भी वो ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। बिल्कुल सही होगा। मैं कौकब इकबाल साहब की जानिब आऊँगा। कौकब साहब, हमेशा कंज्यूमर राइट्स के हवाले से जब बात होती है उसमें इस बात का उसका आगाज़ होता है कि जनाब कंज्यूमर राइट्स ये हैं कि वो वहाँ तक मिले, महंगाई को कम किया जाए, चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सर, कंज्यूमर्स के साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं उसका अमल जुड़ा हुआ है कि कंज्यूमर को तो मार्केट में एक चीज़ को सस्ता मिलना चाहिए, बेहतर उसकी कीमत होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होती है वो ज़राअत के शोबे में है, चाहे वो सब्ज़ी है, फल है। उसकी कीमत जब मार्केट में आती है तो जो मिडल मैन है वो तो सब कुछ ले जाता है, कंज्यूमर बेचारा ज़्यादा पैसे भर रहा होता है, किसान जिसने वो क्रॉप्स किए हैं ग्रो उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। तो ये इस मामले में भी देखा जाए कि 1800 की गंदम है तो जब 1800 की गंदम किसान को मिल रही है तब भी वो खुश नहीं है, और जब 1800 की गंदम मार्केट में आटे की सूरत में आएगी तो वो जब आटा 50 रुपए तक पहुंच जाएगा तो फिर कंज्यूमर भी खुश नहीं है। तो सर, ये बैलेंस फिर करना दोनों साइड पे ये एक बड़ा मुश्किल अमल होगा हुकूमत के लिए। ये कैसे हो कि किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए भी आसानी हो, जो ख़रीदना चाह रहा है चीनी आटा गंदम उसके लिए भी आसानी हो। वैसे आपने बिल्कुल बात सही कही कि मिडिल मैन का जो किरदार है, असल जो फ़ायदा होता है वो ना हमारे ज़मींदार को ना किसान तक मुंतकिल होता है और ना ही सारिफिन को उसका बेनिफिट मिलता है। मैं ये बात वाज़ा कर दूं कि यहाँ पे जो है अभी ये पॉलिसी बनाई जा रही है और शौकत तरीन साहब जो बड़े मंजे हुए हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने ये वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम मिडिल मैन का किरदार को ख़त्म करेंगे। और ये बात कोई मैं 20 साल पहले की कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा था कि मिडिल मैन ही क्योंकि वो सबका जो है वो जब आप टमाटर का ज़्यादा हो जाती है तो टमाटर को जो है वो बिल्डोज कराने पर मजबूर कर देता है और किसान को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि अभी जो है ये एक PRC का एक इजलास हुआ था, उसमें मैंने यही कहा था कि क्योंकि आपको आटा उसकी कीमत बढ़ जाती है, फिर आप जो है कभी ये बताते हैं कि जनाब वो जो है आटे वाफिर मकदार में गंदम हम इसको एक्सपोर्ट कर दें, फिर 4 महीने के बाद इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी तरह आपने देखा कि आज तक वो शुगर माफिया जो है उसको आप कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आते हैं। इसका वाहिद हल ये है कि यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट रोक देंगे, आप उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो यकीनन भी इतनी वाफिर मकदार में होगी कि वो सस्ती भी होगी और उसको जो है वो कोई कंट्रोल भी कर सकेगा। फिर उसके साथ साथ मैं आप करूँ कि जितने भी आप देखें कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आम बहुत अच्छा पसंद किया जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आम जैसा, मैंगो जैसा कोई फ्रूट वहाँ पे किसी और दूसरी कंट्री का नहीं होता। मगर उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में उसकी भी कीमत कम होनी चाहिए। हमारा ज़री मुल्क है और ज़राअत से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं उसका सारिफिन तक जो है उसकी चीज़ों को मुंतकिल होना चाहिए। आपने देखा कि हुकूमत की कोशिशों की वजह से डॉलर की कीमत डॉलर काबू में आ गया और पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हुआ, मगर उसका इम्पैक्ट अभी तक जो है मार्केट में नहीं आया। ये कौन से अनासर हैं जिनको कंट्रोल करें? इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बननी चाहिए। ये नेपरा, पैमरा, ओगरा जितने भी इदारे हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के लिए ये बनाए गए थे, इनको उसमें जम कर देना चाहिए। और या फिर किसी एक वजीर को जो
का वजीर हो, उसको ये तजवीज़ कर देना चाहिए, उसको ये वजारत दे देनी चाहिए कि एक वजीर 3-3, 4-4 है। फिर तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत ने आज तक, मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि अपने जो आपके जितने भी हुकूमती अरकान से लेकर और सरकारी अफसरान हैं, इनको जो मराद दी गई हैं, इनको जो आपको ये देखिए कि कारों की, आप इनको पेट्रोल, इनके रेंट, भाई आप तनख्वाह लेते हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो उनको वो मराद दूसरे नहीं देते। आप जो है इनकी तमाम मराद को बंद कीजिए ताकि ये फजूल खर्ची जो इनकी, अगर बेगमात जाती हैं शॉपिंग करने, तो गर्मी है तो वो मान चलो ड्राइवर साहब जो है ऑन करके रखते हैं, भले वो 3 घंटे गाड़ी खड़ी रहे वहाँ पे शॉपिंग सेंटर के बाहर। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। दरख्त नहीं लगाए हैं तो गर्मी भी तो बहुत है इस वक्त। जो है वो येलो स्टॉर्म की बात हो रही है। इस्लामाबाद में फैसल साहब बैठे हुए, इस्लामाबाद के वेदर को प्लेजेंट वेदर कहा जाता था कि जनाब वहाँ पे वो सूरत हाल नहीं होती। कराची में भी बिल्कुल ऐसे ही था, जिसे एक उर्दू के लिए लफ्ज़ है कि मोतदिल मौसम, लेकिन इस्लामाबाद का 45 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। मई के महीने में हमारे कराची में हम खुद 46 डिग्री सेंटीग्रेड भुगत चुके हैं। तो ये तो बहरहाल एक मामला है जिसके बाद जो है एसी चलेंगे तो वो बात चला रहे हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग भी कोई चीज़ है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन बजट पे अभी हम रहते हैं। फैसल साहब, अभी जो बातें की हैं कौकब साहब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम जब हमारे जो वज़ीर इत्तलात ये बात करते हैं ना, तो एक आदमी सोचने लगता है कि अगर GDP में इजाफा हुआ है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह तो वहीं की वहीं है, उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी। और अगर आपकी फ़ीकस आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि जब GDP बढ़ती है तो उसके असरात फ़ौरन एक आम आदमी तक मुंतकिल होते हैं? उसकी फ़ीकस आमदनी तो नहीं बढ़ती है, और फिर अगर क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो रहा है तो इसको क्या हम जोड़ दें इससे, और क्या उसके बाद हम ये बस देखें ही ना कि उसके एक आम आदमी पर असरात मुंतकिल हुए या नहीं हुए? देखिए, सबसे पहले सुमैया एंड मुदस्सिर, कराची और इस्लामाबाद के वेदर का जिक्र कर दूँ। इस्लामाबाद के अंदर लू चल रही है, 44-45 टेम्परेचर है, शदीद गर्मी है, और रात तक लू चल रही थी। और मैंने अपनी मतलब कई सालों से मैं आ रहा हूँ, मैंने ऐसा वेदर नहीं देखा इस्लामाबाद का। तो अब ये कौन सा प्रेशर है, ये बजट की गर्मी है या ये मौसमियात के जो मामलात हैं, माहौलियात के, उसकी तब्दीली है? अच्छा, हम अब बजट में अगर हम बात करते रहते हैं मसलों की, बाज़-औक़ात हमारे पास होते हैं हल, और हम मसलों की डिस्कशन करने के बाद हुकूमत को तनकीद बनाते रहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, पिछली हुकूमतों को, मौजूदा हुकूमतों को, और फिर हम बेसिकली इसमें लोगों को उलझा के रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हुआ क्या है पिछले 2-3 महीनों में कि इमरान खान साहब ने एडमिट कर लिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आर्मी चीफ बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, वहाँ मामला आ रहा है महंगाई है, ब्यूरोक्रेसी कह रही है महंगाई है, आम आदमी पिसा हुआ है, हुकूमत का तर्जुमान कहता है GDP अच्छा हो रहा है तो क़ुव्वत ख़रीद ऊपर जा रही है, लोग पिस रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई उसी तरह खड़ी हुई है। डॉलर जब 162-165 का था, उस वही वाली महंगाई 154-53 के ऊपर भी है। ये 10 रुपए वाली महंगाई डॉलर की नीचे लोगों तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, ये सारे इश्यूज और इसका सोल्यूशन, सलामत साहब, चौधरी सलामत साहब हैं, ये बहुत बड़े सनतकार हैं, पाकिस्तान के टॉप 10 सनतकारों के अंदर आते हैं। क्या ये अपने मजदूरों को जो इनकी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनको होल सेल के अंदर राशन दे सकते हैं? क्या ये वो जो आड़ती वाला काम है वो ख़त्म कर सकते हैं? होल सेल से लें चावल, धनिया और आटा और घी और चीनी और चाय की पत्ती और ये सारे 20-22 आइटम, और होल सेल में लेके अपने स्टाफ को दे दें जो 8-10 हज़ार इनके पास काम करता है। उसके लिए महंगाई ख़त्म हो गई। अगर आप लेकर 10,000 लोगों को राशन दे देते हैं होलसेल प्राइस में, तो आपने बीच का आड़ती काट दिया। और ऐसी सलामत साहब जैसे बहुत सारे सनतकार अगर वो अपने कारकुनों को होलसेल प्राइस के अंदर ये 20-22 आइटम दे देते हैं तो महंगाई का खात्मा शुरू हो जाता है, वो बीच में से कटना शुरू हो जाता है। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर स्टेप लेती है यूटिलिटी स्टोर्स वाली, उसको मुनज़्ज़म कर देती है। तो मसले, मैं कह रहा हूँ कि मसले हैं, उनके सोल्यूशंस भी हैं। अगर सनतकार आगे बढ़ें, फैसलाबाद के, शेखुपुरा के, लाहौर के, कराची के, तो ये जो इतनी बड़ी तादाद है मजदूरों की जिनके लिए महंगाई, बेसिकली महंगाई उनके लिए,
उसको संभाला जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम हर चीज़ देखते हैं हुकूमत की तरफ और उस पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, उसको घूरते रहते हैं कि तुम सही करोगे, वो फॉर्मूले देते रहते हैं। नीचे एग्जीक्यूशन पे आते हैं तो हमारी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास गवर्नेंस नहीं है, स्टेप्स हमारे ठीक नहीं है, करप्शन में मुलविस है, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कुछ फैसले, कुछ इकदाम हल प्राइवेट सेक्टर को भी करने चाहिए ताकि नजर आए कि हाँ महंगाई इस तरह से कम हो सकती है। मैं चाहूंगा सलामत साहब इसके ऊपर अगर कोई उनके पास राय है तो जरूर दीजिए कि अगर सनतकार ये चाहे तो अपने मजदूरों को महंगाई से बचा सकता है। जी चौधरी साहब। जी जी जी, ये 1 जुलाई से मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए तो मैं कर रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ें पिन पॉइंट की हैं उनमें से दालें हैं, घी है, चावल है, आटा है और उसमें चीनी है, चाय की पत्ती है। हमने 15-20 आइटम जो है सिलेक्ट किए हैं और उसमें मार्केट और होलसेल का जो फ़र्क है वो 15 से 20% तक है। अच्छा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जितने लेबर है उसको होलसेल के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम उनको चीज़ें दें और 1 जुलाई से इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर क्लियर कह रहा हूँ कि जुलाई से इसको दे रहे हैं। 1 जुलाई से हमारे लेबर जो है जितनी 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी मेरे पास काम करता है, हम उन सबको राशन जो है मार्केट से 15-20% लेस के ऊपर सप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा जब देखिए हमारा ग्रोअर है जब वो चीज़ें बेचता तो आड़तिया उसमें आ जाता है। वो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी टीवी के ऊपर कि किसान अपना टमाटर जो है पानी में बहा रहा है, फेंक रहा है, वो 2-3 रुपए किलो बिक रहा है और मार्केट में जाए तो 30 रुपए किलो है। वो 200-300% जो प्रॉफिट है वो ग्रोअर को तो वो मिडिल मैन ले रहा है। इसके लिए मेरे पास एक तजवीज़ है कि फार्मर मार्केट जो है शहरों में बनाई जाए जहाँ फार्मर अपना माल जो है उधर बेचे, उससे मिडिल जो है निकल जाएगा और महंगाई काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जितना गवर्नमेंट सोच रही है शायद उससे बहुत ज़्यादा नीचे कम हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को फार्मर मार्केट इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जैसे अमेरिका में है, दूसरे कंट्रीज़ में है। तो फार्मर मार्केट जब बनेगी तो उधर से एक तो आपको चीज़ अच्छी मिलेगी और एक वो लेस प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल होगी। और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कराची, हैदराबाद, गुजरांवाला, सखर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, जो भी लोग काम कर रहे हैं जिनके पास लेबर काम कर रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो होलसेल से चीज़ें लेकर तो अपने लेबर को कम से कम होलसेल के ऊपर चीज़ें दें तो 15% का इफेक्ट आ जाएगा और गवर्नमेंट को सिर्फ इफेक्ट चाहिए 10.5%, 11% का। तो 15% जब चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ये कम से कम नहीं तो 25% लोगों को तो हम सर्व कर। ये चौधरी साहब आपने जब ये आगाज़ अब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जुलाई से मैं ये आगाज़ कर रहा हूँ, अगर आप ये कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर बाकी सनतकार और आपके दोस्त हैं तो यही आइडिया आप वहाँ शेयर करेंगे तो ये चिराग यहाँ से शुरू हुआ है जलना तो फिर ये इसकी रोशनी आगे फैलती जाएगी। बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको अगर हुकूमती लेवल पर फैसल अजीज़ साहब मैं आपसे बात करूँगा, एक जिस तरह से सेहत कार्ड का इजरा हो रहा है, जिस तरह से एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को दिया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स का फ़ाल होना इस सारे अमल में बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है कि अगर वो कार्ड्स एक ख़ास जो तबका है जिसकी आमदन एक ख़ास पॉइंट तक है उसको वहाँ इजरा किया जाए कि वो जो मिडल मैन वाला है, वो जो 15% 12% तक का सारा है वो वहाँ ख़रीदारी शुरू हो जाए। जो पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ वही लोग उस कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करें तो मेरा ख्याल है वहाँ से भी ये चीज़ें आसान हो सकती हैं। अगर अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, अमीर अब्बास साहब, आप, मैं, कौकब साहब या सुमैया आम किसी स्टोर से ख़रीद सकते तो एक मजदूर आदमी जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई का सामना है तो ये मैकेनिज्म हो सकता है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जाए, वहाँ उसकी ये ख़रीदारी हो, वहाँ ये चीज़ें सब की सब सस्ती मिलें। लेकिन हमारे पास तो यूटिलिटी स्टोर में रमज़ान में वो आपके सामने सूरत हाल है। तो ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि उन कार्ड्स के ज़रिए सस्ती ख़रीदारी का और जो महंगाई को कंट्रोल करने का अमल है वो शुरू किया जा सकता है। फैसल साहब, असल में बहुत अच्छा तजवीज़ थी, बल्कि एग्जीक्यूशन पे आ गए सलामा साहब, तो मैं तो मुबारकबाद दूंगा। अगर ऐसे सारे सनतकार, चैम्बर के लोग, बड़े बड़े जो सनतकार हैं वो ये अगर चीज़ें शुरू कर दें और इसकी SOP बन जाए कि इस तरह से करना है तो महंगाई का प्रेशर कम हो जाएगा, मजदूरों को चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। दूसरी जो बात आपने की यूटिलिटी स्टोर्स की, यूटिलिटी स्टोर में जब आप घुसते हैं ना वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है।
और इस वक्त सिनेरियो ये है कि मैं नाम तो क्या नाम लेना चाहिए वैसे, सुपर स्टोर से इम्तियाज सुपर स्टोर में जाएं, वो प्राइस कम देके, चेस प्राइस कम देके लोगों के अंदर भीड़ लगी हुई, रश लगा हुआ है। क्या यूटिलिटी स्टोर्स इस साइज के नहीं हो सकते? इस साइज के यूटिलिटी स्टोर्स होने चाहिए जहां पे आप चीज लोगों को सस्ती दें, जहां पे वो शिकायत ना मिलने के लोगों को जलील करके 1-1 किलो चीनी शनाख्ती कार्ड पे लेके 3-3 घंटे इंतजार करवा के आप चीनी दे रहे होते हैं। नहीं है उनके पास, होती नहीं है। तो यहां पे यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसको प्राइवेटाइज कर दे यूटिलिटी स्टोर्स को, जहां करप्शन हो रही है, जहां के लोग नैब के अंदर जा रहे हैं, जहां चीनी फरोख्त ऐसे हो रही है, जहां का सामान बिक रहा है, इसको प्राइवेटाइज करें, इसको दें किसी इम्तियाज को, चेस को, किसी एबीसी को, और बोले ह्यूज किस्म के यूटिलिटी स्टोर्स बनाएं जहां लोगों की जरूरियात की चीजें उसी प्राइस में मिले जैसे सलामत साहब कह रहे हैं कि 15 और 20% और 10% डाउन प्राइस। तो चीजें हैंडल हो सकती हैं। जब एक सनतकार कह रहा है कि मैं अपने 8, 10, 20 हजार लोगों को होलसेल प्राइस के अंदर दूंगा, तो उसकी जिंदगी तो बदल गई ना, उनके वर्कर्स की, उनको ज़हनी सुकून हासिल हो गया। ऐसे अगर सारे सनतकार करते हैं तो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को बड़े जो सुपर स्टोर्स हैं उसकी तर्ज के ऊपर दे, खुद नहीं कर सकती, इसको प्राइवेटाइज करे, करप्शन में कमी करे, महंगाई कंट्रोल हो सकती है। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ ही आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ कंप्लीट कर लें आप, फिर हम अमीर अब्बास से बात करेंगे। जी फैसल साहब। दूसरा ज़राअत का जो मामला है, ज़राअत को स्पेशल पैकेजेस की ज़रूरत है। ज़राअत का शोबा, हम कपास के अंदर पीछे रह रहे हैं, हम चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, हम चावल, हम गंदुम, हम फंस रहे हैं। हमें यही नहीं मालूम होता कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं, टमाटर कितने लोगों को चाहिए, प्याज कितने लोगों को चाहिए, हमें यही नहीं पता होता। और 18वीं तरमीम के बाद तो हमारा कबाड़ा हो गया है। हमें ये बराबर वाला भी टमाटर लगा रहा है, वो भी टमाटर लगा रहा है, सारे 200 एकड़ पे टमाटर लगा रहे हैं, और रिक्वायरमेंट जो है वो 50 लोगों की है। उसके बाद वो नहर में नहीं बहाएगा तो क्या करेगा? तो गवर्नमेंट की जो इदारे हैं ज़राअत के, फूड के, उनको बताना है कि हमें 10 लोगों के लिए टमाटर चाहिए, 1000 लोगों के लिए नहीं चाहिए। तो जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है, जो हम भर्तियां कर देते हैं और सिफारशी लोग आ जाते हैं, हमारा कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इसलिए डिजिटल पाकिस्तान की जरूरत है, जहां पे डेटा हो, जहां पे मालूम हो और चीजें पता चले। हम बहुत पीछे हैं, ये बात तो है। अच्छा अमीर अब्बास, क्योंकि अभी हम ज़राअत की बात करें, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आए, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अभी हम कह रहे हैं बम्पर क्रॉप्स हुई हैं जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन हम कितने पीछे हैं। हम 2021 में जी रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। आज भी हम वही देखते हैं कि जी बारिश कब होगी, अब मौसम कैसा है, फिर क्रॉप्स के हवाले से हम कब अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम अपने जो ज़राई शोबा है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम सॉल्यूशंस की बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ी अहम है हमारे जो ज़राअत का शोबा है उसमें? जी अमीर अब्बास। जी अच्छा, मुझसे पूछिए। देखिए, जैसे पहले फैसल साहब फरमा रहे थे, मैं उसी से बात आगे कंटिन्यू करूंगा। दुनिया में कहीं कुछ चंद एक दुनिया के 30-40 मुल्क तो मैं भी कम से कम देख चुका हूं, मैंने किसी मुल्क में ये यूटिलिटी स्टोर्स का स्टूपिड सा, एक नॉनसेंस किस्म का, एक बित्तुका किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, जहां पे लोग शनाख्ती कार्ड लेकर आए या अपने पासपोर्ट लेकर आ रहे हो और वो कहें कि जी अब हमें जो है वो इतने किलो चीनी दे दो या इतना किलो आटा दे दो, या लंबी कतारें लगी हो। फिर वो उनकी जो हालत है यूटिलिटी स्टोर की, वो भी फैसल साहब ने बता दिया। यानी जहां पे आपके मुल्क में बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और मार्ट्स बन रहे हैं, कैश एंड कैरीज बन रहे हैं, इसमें कोई क्यों जाएगा? जब कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर इतना बूम उसमें हमें नजर आ रहा है, तो एक पैथेटिक से यूटिलिटी स्टोर पर कोई क्यों जाए जिसके अंदर एसी तक नहीं लगा हुआ होता गर्मियों में? सही बात है। जिसके अंदर कुछ करने के लिए आपको देखें ना, ये हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती है, आप नहीं, ये बिल्कुल ये ना कंपैटिबल है, ना कम्पीट कर सकता है इसलिए। फिर ये एक आइडिया जो है, ये बड़ा ऑब्सोलेट किस्म का आइडिया है। अब तो मैं नई एक कंपनी आजकल लॉन्च हुई है, वो आपको 5% डिस्काउंट के ऊपर आपके घर के ऊपर ग्रोसरी पहुंचा रही है। तो कहां से कहां चीजें पहुंच गई हैं? यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर से ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। अब ऐसे ग्रोसरी स्टोर भी आ चुके हुए हैं जो आपको 6-6 माह की इंस्टॉलमेंट में, 6-6 माह की इंस्टॉलमेंट के ऊपर विदाउट मार्केट पर आपको ग्रोसरी दे रहे हैं। और ये लगे हुए यूटिलिटी स्टोर एक गर्दान है, इन्होंने स्टूपिड लोगों ने याद क्यों किया, इस सरकार ने और सारी सरकारों ने, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। अच्छा, फिर आप इस किस्म के जो नाकाम इदारे बनाते हैं, उन इदारों को चलाने के लिए आपको कुछ और इदारे बनाने पड़ते हैं। फिर इन इदारों में भी खसारा होता है, उन इदारों में भी खसारा होता है।
और फिर वो जो आपका सर्कुलर डेट बन गया और फलाना हो गया, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, आपकी इसके अलावा जो आपकी सब्जी, गोश्त और बाकी जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, उसके ऊपर एक वो मॉडल है आपका जो हम हर साल रमजान में देखते हैं कि रमजान बाजार लग गया। ये कहीं पे भी सब्जी का क्रिसमस बाजार लगता है? कहीं दुनिया में इतना बड़ा मसीहों का सबसे बड़ा मजहब दुनिया में मसीहियत है, कहीं आपने यूरोप में क्रिसमस बाजार सब्जियों का देखा है? कहीं आपने चिकन का यानी मुर्गी के गोश्त का आपने जो क्रिसमस बाजार देखा है? तो ये जाहिल मुतले के लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो आ जाते हैं। अमीर अब्बास का था, कलामी की माफ़ी, लेकिन ये भी तो मामला हम देखें कि हम यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर, इवन वो ममालिक, मुस्लिम ममालिक नहीं है, वहाँ पर रमज़ान के उन्होंने स्टॉल्स अलग से अपने बड़े बड़े प्राइवेट स्टोर्स के अंदर लगा लिए। हमारे पास तो हमारे ताजरों ने रमज़ान में कमाई का महीना समझकर एक आने वाली चीज़ जो 100 रुपये में है वो 120 की बेचना होती है। तो जब ये सूरत हाल हो बहैसियत कौम, तो फिर तो रमज़ान बाजार हुकूमतें मजबूर होकर लगाएंगी ना। क्या करें कि वहाँ चलो कम से कम 100 की तो मिल जाएगी। देखिए मुदस्सिर, ये तो एक और नया आपने मौजूद छोड़ दिया ना कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम 11 महीने इंतजार करते हैं कि वो 12वां महीना, मुकद्दस महीना कब आएगा जब हम कीड़ों की तरह लोचेंगे अपने मुसलमान। ताजरों के लिए तो बरकत का महीना होता है, वो बरकत का महीना, उसमें अच्छी बरकत कमाएंगे, उनको की जेब से बरकत निकलती है। वो तो एक और शर्मनाक पहलू है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए कहीं पर भी ये मॉडल नहीं चलता इस तरह से। ये दुनिया में नौरोज का त्यौहार मनाया जाता है, ये अफगानिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में नौरोज का खिलाफ बाजार लग गया, नौरोज बाजार लग गया। कहीं देखा आपने? यानी ये एक ऑब्सोल्यूट चीजें हैं। आपने सिस्टम्स डेवलप करने होते हैं, आपने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना होता है। अगर आपके यहाँ एक चीज की कीमत का एक तय्युर कर दिया गया तो उससे ऊपर अगर कोई लेके जा रहा है तो उसकी खाल उधेड़े, उसको मिसाल बनाए। तो वो तो जब होगा ना जब इदारे फाल होंगे। अमीर अब्बास, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? ये तो वहाँ होता है जहाँ पर कहीं सख्ती होती है, इदारों को पता होता है अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनके ऊपर भी सख्ती की जाएगी। जब यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नाम की चीज़ें होती हैं, वो कुछ देखती ही नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। ये पाकिस्तान है अमीर अब्बास, ये पाकिस्तान है। सुमैया, ये कमेटियां वेटियां ये दुनिया में कहीं नहीं बनती हैं बाबा। मैंने तीसरी दुनिया से लेके फर्स्ट वर्ल्ड तक देख चुका हूँ। वो जो ये कमेटियां, प्राइस कमेटियां, मार्केट कमेटियां, फलानी कमेटियां, ये कहीं नहीं होती हैं। ये इसी किस्म के पैथेटिक समाज के अंदर होती है। एक मॉडल वो है जिसमें फिरदौस ताशी कमाल उठती है, रमजान बाजार में जाएगी, वहां पे एक असिस्टेंट को सरे बाजार सबके सामने वहां पे जलील करके गालियां देके सियासी नंबर टांग के और तालियां बजा के बाहर आ जाएगी। कभी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है दुनिया में कहीं हुआ है, दुनिया में। ये देख हमारा मास कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं ना, ये नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के बात करूं, दुनिया में बता दें कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर जाके चेक करता हो कि टमाटर मोटा है कि लींबू के अंदर रस है या नहीं है। सही बात है। सही अमीर अब्बास, मामला अगर आप ये फर्स्ट वर्ड की बात करें, सेकंड वर्ड की बात करें तो ये ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में ये भी नहीं होता है कि वहाँ के MNAs और MPs लेजिस्लेशन के बजाय कौमी असम्बली में अपनी गलियाँ नालियाँ पक्की करने के लिए वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को प्रेशराइज कर रहे हो कि हमारे हल्के में तरक्याती बजट नहीं हुआ। ये भी हमारे पास है लेजिस्लेशन के जिनके काम है वो नालियाँ और सड़कें पक्की करते हुए, और वोटर भी उनको गिरबान से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कौकब इकबाल साहब की जानिब आएंगे, हम बात करेंगे कंज्यूमर के राइट्स के हवाले से। यहाँ है मामला, कंज्यूमर राइट्स वो लड़ रहे होते हैं कि इनके हाल होने चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ वो होना है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो असिस्टेंट कमिश्नर MNA MP आके रेडियो के और दुकानों के रेट लिस्टें चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे हालात दोनों तरफ से, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर ये ख़राब होते हैं। लेकिन कौकब इकबाल साहब, एक चीज़ जो हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ महंगाई के हवाले से, पिछले दिनों में हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास 5 रुपये यूनिट बिजली है तो हमारे पास गंदम की कीमत या गन्ने की कीमत या दीगर क्रॉप्स की कीमत ये है 5 से 7 रुपये यूनिट, 7 से 10 रुपये यूनिट में जा रहे हैं। अगर हम डीजल की कीमत पेट्रो इंजन चलाते हैं हमारे पास वो बढ़ रहा है।
तो हमारा नहीं कहीं देखा जाता। आप लोग टेलीविजन पे बैठ के आटे की कीमतों के महंगाई की बात करते हैं, आप लोग चीनी की कीमतों की महंगाई की बात करते हैं, आप कहते हैं जी टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, आप कहते हैं जी आलू 100 रुपए किलो हुआ। कहते हैं आपने कभी ये बात की है कि यूरिया DAP की कीमतों में इजाफा हुआ है, नहरों दरियाओं में पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है तो बिजली के ट्यूबवेल्स के साथ और पीटर इंजनों के साथ चलाकर डीजल के साथ हमें पानी लगाना पड़ रहा है, हमारी बात नहीं हो रही है। कहते सिर्फ और सिर्फ कोई भी, यानी कि आप लोग कंज्यूमर राइट्स की बात करें, वो भी कह रहे जी कि लेने वाले के लिए महंगाई, लेने वाले के लिए महंगाई। कहते हैं किसान जो सबसे बड़ा इस मईशत का हिस्सा है, इस मुल्क की, को ज़रूरी मुल्क है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। देखें किसान पे को ज़ाहिर है सब्सिडी भी देनी चाहिए और बहुत सब्सिडी मिलती है। यूरिया पे जो सब्सिडी इनको मिलती है और ये गवर्नमेंट की पूरे उसमें लिखा हुआ है कि कितनी सब्सिडी वो यूरिया पे देते हैं, मगर यूरिया फराम करने वाले या यूरिया सप्लाई करने वाले या यूरिया फ़रोख्त करने वाले जो कंपनीज़ हैं वो उनको कितना देती हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो उन्होंने ट्यूबवेल की बात की, अब बहुत सारे जो ट्यूबवेल हैं वो बिजली पे इंहिसार नहीं करते, वहाँ पे भी जो है वो बहुत सारे सिस्टम ऐसे आ गए हैं जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ चले गए हैं और उससे भी उनको बिजली सप्लाई। हर आदमी देखें अपना रोना रो रहा है, ये सारी जो एंड यूज़र है वो सबसे पहले यहाँ पे आज तक पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ जो बन रही है उसकी लागत क्या है। अगर कोई ऐसा इदारा आपकी नज़र में है तो मुझे बताएं, शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे कोई इदारा नज़र नहीं आता। कोई ये बताए कि किसी ने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी और लोकल कंपनी वो अपनी प्रोडक्ट को बेच रही है, तो उसकी लागत क्या है और उसका मुनाफा क्या है। जब तक के लागत का तयन नहीं होगा और मुनाफे का तयन नहीं होगा, या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं आएगा। और दूसरी तरफ ये जो प्राइस कंट्रोल करने वाली कमेटियां नहीं है, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, कमिश्नरी निज़ाम है जिसको कंट्रोल करता है। ये एक आम आदमी या कॉकअप जाके वहाँ पे कंट्रोल नहीं करता, उसके पास कोई मजिस्ट्रेट के इख्तियारात नहीं है। हम जाते हैं अगर किसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के साथ, तो वो हम उसको बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। और आपने जहाँ पे वो हमारे भाई ने बात की कि यूटिलिटी स्टोर्स को, यकीनन वहाँ पे बहुत बड़ी करप्शन है, मैं पहले भी आइडेंटिफाई करता रहा हूँ, मगर ऐसी करप्शन हमारे बड़े स्टोर्स पे भी नज़र आती है। वो ये है कि कई दफ़ा जो है उसमें यह भी बताया गया कि जनाब वो चीज़ सस्ती तो बेच रहे हैं मगर वजन में मार रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे भी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ये जो है वो अगर वो किलो की चीज़ जो है वो पौने किलो देगा, कौन किसके पास टाइम है, वो तो उठा के हमारा सारिफ जाता है और ट्राली में डाल रहा है चीज़ें। किसी ने जाके आज तक चेक किया कि जनाब इसकी वो क्या एक साहब ले गए थे, उन्होंने वीडियो वायरल कर दी। तो इस तरह के जो इक़दाम हैं ये हमारे यहाँ का जो माफ़ कीजिएगा सारे ताजिर ऐसे नहीं होंगे, मगर जो मुनाफाखोर ताजिर, ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजिर, ये सारे इक़दाम जो है वो करता है कि रातों रात वो चाहता है कि हम जो है अरबों रुपए कमा लें। और एक ये मैं अरबों रुपए कैसे कमाए आप कहें, उसकी तो यार वैसी है। शक्कर के जो चीनी के गोदाम है आप जाके देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि कितने मीलों में फैला हुआ एक एक उसका जो गोदाम है, और वो स्टेकिंग यानी कई मंजिला वहाँ तक वो ऊपर तक वो लगी हुई। मैं तो जाके देख के आया हूँ सिंध में। तो वो जो है जब वो 1 रुपया अब नहीं बढ़ता, अब तो 5-5 रुपए बढ़ते हैं, और जब 5 रुपए बढ़ते हैं तो 1 अरब नहीं 4 अरब रुपए उसके खाते में गिर चुके होते हैं और सारिफ की जेब से हमारे निकल चुका होता है पैसा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये सबसे पहले ये देखे कि क्या उसका लागत आ रही है। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो पंखा बना रहा है, वॉशिंग मशीन बना रहा है, सर्फ बना रहा है, कोई चाय बेच रहा है, उसकी लागत क्या है। और चाय में भी वो चाय केमिकल से बन रही है या वो पत्ती आके और उसको बन रही है, उसके ऊपर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। सही है। ये जो सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, इनका काम है कि इसको चेक करें और ये लागत का तयन किया। मैंने कई दफ़ा कमिश्नर की कराची की मीटिंग में कहा कि भाई आप अपना मुनाफा बताएं, तो ताजिर सीख पाओगे। ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं कि हर कोई अपने हिसाब से जो है वो तखमीना लगा रहा होता है। अभी तक 100 रुपए का दूध नहीं हुआ मार्केट में। हाँ, हमें ऐसा ही है। फैसल साहब, अच्छा एक चीज़ और है कि जब हमें बताया जाता है कि जी इदारे शुमारिया जो कि अंडर आता है वजारत ख़जाना के, वो बताता है कि महंगाई की शरह इतनी है, उनका अपना एक पैमाना है महंगाई की शरह, क्या हम उसको मान लें कि वो जो दे रहे हैं फिगर्स
वो ठीक है, वाकई इतनी है, या फिर उसका कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए कि महंगाई जितनी बढ़ गई है उससे ज़्यादा उससे कम दिखाई जाती है, उसकी शरह कम दिखाई जाती है, महंगाई तो उससे ज़्यादा होती है। और फिर जो कौकब साहब बात कर रहे हैं कि जो तखमीना लगाना होता है कि असल लागत क्या है चीज़ की, और वो उससे ज़्यादा बल्कि उससे डबल ट्रिपल और आपको मुनाफा कमाया जाता है, हर ताजिर अपने हिसाब से इस पर मुनाफा कमाता है, तो इन चीज़ों पर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। जी फैसल साहब। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल से पहले हमें क्या वाकई ये मालूम है कि इस पाकिस्तान में टोटल कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं? क्या कैपिटल इस्लामाबाद में टोटल कितने पाकिस्तानी, उनको कितना आटा चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितना गोश्त चाहिए? क्या इदारा शुमारियात को ये पता है कि लाहौर में कितने हैं, कराची में कितने हैं? 1 करोड़ 60 लाख कराची में है या 4 करोड़ लोग हैं? 4 करोड़ लोगों के लिए आटा कितना है? क्या हमारे इस सिस्टम को पता है? हम मैनुअली चल रहे हैं। हमें इसके बावजूद कि हम ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इवन गांव गोठों में भी लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उनकी आईडी के ऊपर उनका मोबाइल फोन है, कनेक्टेड है वो, लेकिन हम अब तक ये सिस्टम नहीं बना सके हैं कि हम टोटल हैं कितने। हमारे यहाँ यही चीज तय नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट कहता है 3.5 करोड़ लोग कराची में रहते हैं, हुकूमत कहती है कि वसाइल 1 करोड़ 60 लाख के हैं, खाने पीने पानी इंफ्रास्ट्रक्चर सबके उसके हिसाब से बजट है। जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो हम ये डेटा कैसे कबूल करेंगे? चावल का, आटे का, चीनी का, घी का, पानी का हम कबूल कैसे करेंगे? हम तो एक मफरूजे के ऊपर पाकिस्तान को चला रहे हैं, हम एक मफरूजे पे पाकिस्तान को लेके घसीटे जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते ना सर, पॉइंट ब्रेक हमें लेनी है। चौधरी सलामत अली साहब आपका शुक्रिया यहाँ पर ट्रांसमिशन में लेनी है, क्योंकि इस पर हमें मजीद भी बात करनी है। और मज़े की बात ये मुदस्सिर कि शहरी इलाकों से ज़्यादा देही इलाकों में महंगाई होती है, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता, इदारे तरसील का निज़ाम, तो ये सब मामलात भी अपनी जगह हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। बजट के हवाले से जो बजट आने वाला है आज कुछ ही देर में उस पर मजीद भी बात करेंगे। बजट 2020-2021 जो है वो मुकम्मल आज हो रहा है और 2021 और 22 का बजट कुछ ही देर में आज पेश करेंगे वज़ीर ख़जाना। और जो अहदाफ रखे गए हैं आज उन अहदाफ के हवाले से अब हम बात करेंगे। पहले हम कुछ बात कर रहे थे कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, महंगाई के हवाले से कैसे कम की जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वो है। अब बजट के हवाले से बात करेंगे कि जो बजट में कल जो इकनॉमिक सर्वे में बताया जा रहा था और आज बजट में मुमकिन तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं अब तक कि किन चीज़ों में किस तरह से पैसा लगाया जा रहा है, तरक्याती बजट में कैसे इजाफा किया जा रहा है। और टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो बहुत ज़्यादा रखा गया, 5,829 अरब रुपया, 3900 से ज़ायद अरब रुपया हदफ रखा गया था पिछले साल, जिसको अब क्रॉस किया 4,000 और 4100 से ज़ायद वसूली होगी। लेकिन अभी भी जून के महीने के आखिर तक देखा जाएगा। अपनी वसूलियों से तो हुकूमत आगे गई है, लेकिन इतना बड़ा जो हदफ रखा गया है वो भी मुमकिन है या नहीं। और जो ग्रोथ रेट के हवाले से बात कर रही है, शरह नमू के हवाले से हुकूमत जो दावा कर रही है उसमें कितनी कामयाब हो सकती है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कौकब इकबाल साहब कराची स्टूडियो में, फैसल अजीज़ साहब, अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया है आबिद हसन साहब ने, हमारे मुआशियात हैं। आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि कल इकनॉमिक सर्वे वज़ीर ख़जाना साहब पेश कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। 3-4 माह में पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ जो है शरह नमू उसमें इजाफे की बात की जा रही थी। तेज़ी के साथ ये भी सामने 2 महीने से आ रहा टैक्स रेवेन्यू है उसके हुसूल में भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फिर वो जो रखा गया था हदफ उसको भी क्रॉस कर लिया है। अब सवाल ये है कि ये एकदम से चेंज और एकदम से बेहतरी जो है वो क्या वो इतनी बेहतरी है कि अगले माली साल में हम 5,829 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां कर सकते हैं? देखें, जिनसे आप ले रहे हैं अब तो देखना पड़ेगा कि इनकी असम्पशंस क्या हैं कि ये जो 800 अरब या 900 अरब एडिशनल कह रहे हैं तो ये बेसिस क्या है। आया जो ऑलरेडी टैक्स नेट पे हैं उनसे ले रहे हैं? अगर ये कहते हैं ये बेस बढ़ा रहे हैं, ये बेस बढ़ाने की बात तो 25 साल से लोग कर रहे हैं, तो जो इनका प्लान है वो क्रेडिबल है कि नहीं है। सो ये सब चीज़ें तो पता चलेंगी जब बजट में एक्चुअल अनाउंस करेंगे। इशू ये है कि हमारा टैक्स सिस्टम काफ़ी ब्रोक है और एक लिहाज से अनफेयर टैक्स सिस्टम है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन अभी तक जो है 50, 60, 70% हमारा जो
टैक्स है वो इनडायरेक्ट से आता है, जिसका बोझ लोअर इनकम और गरीब आवाम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके भी गुड्स पे आप ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं। देखना ये है कि आया जो वेल्दी सेगमेंट्स हैं, जो अमीर लोग हैं इस सोसाइटी में, उन पे कितना टैक्स ये लगाएंगे। अब देखिए 3 ब्रॉड एरियाज हैं जहाँ टैक्सेशन जो मैं समझता हूँ जो अमीरों पे बहुत कम है। एक है आपका स्टॉक एक्सचेंज, 50,000 लोग उसमें बेनिफिट कर रहे हैं या कितने कर रहे हैं, 40,000। ये नहीं है कि कोई जो 20 मिलियन एहसास वाले लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये 50,000 लोगों की वेल्थ इस वक्त 7 ट्रिलियन रुपीस है और टैक्स मतलब बहुत कम है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आप रियल एस्टेट में देखें, आपके में भी 1 मिलियन 10 लाख घर होंगे जिनकी वैल्यू 5-10 करोड़ से ऊपर होगी। इस्लामाबाद में हर घर की वैल्यू 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, और दीजर मतलब अमीर लोग हैं, इनसे बहुत कम टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना। तीसरा है आपके कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, मैं नहीं बिलीव करता कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स हो, पर जब हम डेट में डूब रहे हैं, किसी ने तो ये पैसे इकट्ठे करने हैं ना डेट वापस करने के, तो ये एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोसाइटी हम पे ये एक लिहाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अमीर तबका है अगले 2-3 साल उनसे आप उनकी वेल्थ पे टैक्स लें, डेट कम करें, और कोशिश यही करें कि जो भी आप टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं वो मतलब लोअर इनकम तबके पे। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, प्राइम मिनिस्टर हर वक्त बात करते हैं जी एलीट कैप्चर है। आपको हैरानगी होगी कि तीनों मतलब प्रेसिडेंट जरदारी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनके 5 से 10 मिलियन या 15 मिलियन डॉलर के घर हैं ड्राइविंड में, बनीगला में, टैक्स ज़ीरो है। क्यों? कि जी रूरल एरिया में एक घर है। इससे ज़्यादा शेमफुल चीज़ नहीं हो सकती कि आप लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं, और जहाँ पे लीडर्स के घर हैं वो कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है क्योंकि रूरल एरिया। तो आबिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हुकूमत इतनी हिम्मत कर पाएगी कि इन पर टैक्स लगाए? देखिए ना करे, ठीक है, फिर तो वी विल मडल थ्रू ना। कभी हम वो शेख मोहम्मद के पास जाएंगे कि मुझे पैसे दे दो, कभी हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि लोन दे दो, कभी कहीं जा रहे होंगे, कभी IMF में। आप कभी साल में क्यों हम हर वक्त हर 5 साल बाद क्राइसिस में आ जाते हैं? एग्जैक्टली ये। और अभी ये गवर्नमेंट भी जिस तरह मतलब पॉपुलिस्ट, अब अगले 2 साल चूंकि इलेक्शन का वक्त आ रहा है, इन्होंने ये कहना कि जी हमने कीमतें नहीं बढ़ानी। मैं तो हरगिज़ खिलाफ हूँ कीमतें बढ़ाने का फॉर द पुअर पीपल, बट अगर जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी और ने तो देनी है ना, टैक्स पेयर ने देनी है, किसी ने तो देनी है वो कॉस्ट। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर दिस इज आवर फेट एज अ सोसाइटी और एज अ नेशन। बिल्कुल। अब सब बड़ा इम्पोर्टेंट आपने जो सेक्टर्स कुछ के हवाले से बात की है कि वहाँ पर उस तरह के टैक्स नहीं है, जो टैक्स वसूलियाँ वहाँ से हो सकती हैं। और अभी भी कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरमायाकार के जनाब इसको जी देखिए अभी इतनी मतलब अनाउंस करते हैं कि जी पिछले हफ्ते 2 बिलियन शेयर ट्रेड हुए, ठीक है ना। जी हाँ। अब 2 बिलियन 50,000 लोगों ने ट्रेड किए। Who are these 50,000 people? They are some of the super wealthy in society, ठीक है ना। अगर आप ये कहें कि जी अच्छा यार हम हर शेयर पे 2 रुपए आपसे लेंगे, ठीक है ना, ट्रेड पे सेल और बाई, इट डजंट मैटर कि आपने प्रॉफिट किया, तो 2 बिलियन टाइम्स 2 रुपए 4 बिलियन, 200 दिन ट्रेडिंग होती है तो 800 बिलियन आप इन 50,000 लोगों से ले सकते हैं। इनके पे क्या इम्पैक्ट होगा, मैं अब इम्पैक्ट बताता हूँ। ठीक है, ये 10 करोड़ की गाड़ी नहीं चलाएंगे, मे बी 5 करोड़ की गाड़ी पे इनको मतलब रहना पड़ेगा, मे बी स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स गिर जाएगा, बट द पॉइंट इज कि आप 500 से 800 बिलियन रुपए इन 50,000 लोगों से ले सकते हैं, और यही फिर आप पैसा एहसास में लगाएं, यही पैसा आप हेल्थ कार्ड में लगाएं, बट मोर इम्पोर्टेंट इस पैसे से आप डेट कम करें। ये मुल्क डूब रहा है डेट में और किसी को इसकी जो है परेशानी नहीं है। बातें तो बहुत आसान है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखें मीडिया में भी एक लॉ बना था आज से 15 साल पहले के डेट टू GDP 60% से ज्यादा नहीं होगा, 100% पहुंच गया। किसी को पेनल्टी हुई है, किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई है कि एक लॉ की इतनी फ्लैग्रेंट वायलेशन हुई है और कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही फैसल साहब ये बात बड़ी अहम है जब हुकूमत कहती है कि जी ये हमारा अब हदफ है 5,829 अरब रुपए टैक्स का, और
ये भी कहा जाता है कि जी हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे जिससे ये हदफ भी पूरा किया जा सकेगा और आवाम पर इसका बोझ भी नहीं पड़ेगा। देखिए सुमैया, ये टैक्स रिफॉर्म्स वाली बातें पता नहीं कितने दिहाइयों से चली आ रही हैं, सुनी जा रही हैं, दोबारा होती हैं, नए टैक्स लगाएंगे, फिर एक सप्लीमेंट बजट आ जाता है, फिर टैक्स लग जाते हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्स का मामला है, फिर टैक्स बेस बढ़ाने की बात है, टैक्स नेट ठीक कर लेते हैं, बड़े बड़े माहिरीन को लेकर आते हैं FBR के अंदर, वो कहते हैं इतना घन चक्कर है, मैं तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैं तो जा रहा हूँ। असल में टैक्स अगर हम देखें इस हुकूमत में, जब ये हुकूमत आई PTI की हुकूमत, तो टोटल टैक्स बेस टैक्स नेट के अंदर कितने लोग थे रजिस्टर्ड, और आज फिगर किया है 8-8.5 लाख लोग पाकिस्तान में PTI की गवर्नमेंट जब बनी उस वक्त टैक्स नेट के अंदर थे। इस वक्त कह रहे हैं कि 26 लाख से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, अगर इसी रेशो से हम टैक्स नेट बेस बढ़ाते रहते हैं कि 22 करोड़ के मुल्क के अंदर इतने सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, अभी स्टॉक एक्सचेंज वाली बात थी, बड़ा अच्छा मशवरा है। इसी तरह से जो खरीदारी हो रही है, अमीर जो खरीदारी कर रहा है, जो परचेजिंग हो रही है, उस पर टैक्स होना चाहिए। अकाउंट में कितना पैसा है, हर परचेजिंग के ऊपर टैक्स होना चाहिए। इसमें कोई है भी, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसे लूप होल्स हैं जिसके अंदर से वो बच जाता है, उसे वकील बचा लेते हैं, उसे बैंकर बचा लेता है, उसे जिससे खरीदारी हो रही है वो बचा लेता है। कीमत कुछ और है, इनवाइस कुछ और है, पेमेंट कुछ और है, कैश कुछ और है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया ने क्रिएट की है। सारी दुनिया के अंदर करप्शन है, चाइना में भी करप्शन है, टैक्स के इश्यूज़ हैं, अमेरिका के अंदर है, हर जहाँ पर पैसा खर्च होता है वहाँ पे है करप्शन। लेकिन हमारे यहाँ जो सिनेरियो है, हम जिस तरह से टैक्स सिस्टम को लेके चलना चाहते हैं, ये लेके चलाना चाह रहे हैं, हम बहुत दूर हैं उस सिस्टम से। लेकिन मैं एक समझता हूँ, मुझे पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इन 3 सालों के अंदर हमने जिस तरह से FBR के अंदर तजर्बे किए हैं, और इस वक्त जो शौकत तरीन साहब बातें कह रहे हैं, और जो शब्बर जैदी साहब कर गए हैं, और जिस तरह इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत रेवोल्यूशनरी स्टाइल के अंदर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को अपनी प्रॉपर्टी पर जो बात कर रहे थे ना कि हम गांव में जाके बनीगाला बना लेते हैं, और गांव में जो है वो ज़मीनें गांव के अंदर लेके बैरियर टाउन बना लेते हैं और टैक्स फिर देते नहीं हैं। ये इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा कि टैक्स दो, इतना पैसा बना लिया, टैक्स दो। आम आदमी को निचोड़ के उससे इनडायरेक्ट टैक्स लिए जा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो पैसा बना रहे हैं, उनको दिल खोलना चाहिए और वो टैक्स देने खुद आगे आए इन चीज़ों के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज आगे आए। आप जब बाज़ औक़ात आप देख रहे होते हैं MNAs MPs उनके असासों के अंदर गड़बड़ होती है, या असासे जमा नहीं करा रहे होते और वो अपनी मेंबरशिप से मुअत्तल हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मुअत्तल कर देता है। बड़े बड़े लोग, मतलब ऐसे लोग जिनको आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ना उनके नाम पे गाड़ियां हैं, ना उनके नाम पे घर हैं, 5,000 3,000, बहुत सारे लोग टैक्स देते ही नहीं है। तो लोगों के पैसे के ऊपर एजेंसीज काम करें, उनके ऊपर टैक्स लागू करें, जुर्माने लागू करें, कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी। नहीं तो ये किस तरह से सिस्टम आगे चलाएंगे? तनख्वाहदार मैं और आप टैक्स, हमारे उसमें से टैक्स काट लेते, इतनी सी तनख्वाह इतनी सी हो गई, उसमें भी टैक्स काट लेते, और लोग पैसे बनाए जा रहे हैं। हमारे सामने सियासतदान हैं जो मोटरसाइकिल पे घूमने वाले थे, उनके डिकेड्स के अंदर जो है वो सिनेरियो चेंज हो गया। घर महल दुबई में, लंदन में, इधर उधर क्रिएट हो गए। इनको कोई पूछने वाला, इनको कोई स्क्रू करने वाली एजेंसीज होनी चाहिए। सबको पता है कि इनके पास 2 नंबर पैसा है, सबको पता है 2 नंबर पैसा है, लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं है उसको पकड़ के स्क्रू करने का। तो सर जब ये तो आप बहुत बड़े स्केल पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो जो ताजिर हैं जिन पर जाहिर आपको पता है कि 35-40 लाख ताजिर हैं, लेकिन सिर्फ 92,000 टैक्स अदा करते हैं। हुकूमत यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकी। जब टैक्स की बात सही है, लेकिन इमरान खान की फिलॉसफी बहुत अलग थी ना। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते आए थे ना, तब्दीली लेकर आऊंगा, इन चोरों से पैसे वापस लूंगा, टैक्स ठीक करूंगा, रिफॉर्म ठीक करूंगा। तो भाई करो ना, किसने रोका है? ऐलान कब तक हम सुनते रहेंगे? करे ना, डाले ना अंदर, टैक्स लेना, ताजरों से भी लें। ये जो गोल्ड वाले हैं, सुनहरा वाले, जो सोना बेचने वाले हैं, उनकी सफारा मार्केट, वो 500-5,000 से ज्यादा टैक्स नहीं देते, अरबों रुपए की उनके शोरूम्स हैं। तो कौन करेगा? मैं और आप बातें हुकूमत नहीं करना है। इमरान खान साहब के बाद अब किसी का इंतजार करेंगे जो आके करेगा ये, और ये बातें सुनते रहे। 8,000 अरब रुपए के टैक्स का ये दावा किया जाता रहा था हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब कि वो इस मईशत से आराम से इतना इकट्ठा कर सकते हैं। बहरहाल बड़ा एक हदफ रखा गया, ये 5,829 होता है या नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब वो मामला है अमीर अब्बास, मैं आपसे बात करूँगा।
तरक्याती बजट के हवाले से। अब तरक्याती बजट में इस बार जो वफाक रख रहा है वो तकरीबन 900 अरब रुपया है। वफाक की जानिब से जो सूबों के लिए है वो 1200 अरब रुपये है। पिछली बार वफाक का टोटल 600-650 अरब रुपये तरक्याती बजट था। अब ये ज़रूरी होता है कि जब हुकूमत आती हैं उसको आखिरी 2 साल में काम करना होता है अगले इलेक्शन के लिए भी, तो तरक्याती बजट की मद में वो चीज़ें भी हैं। हमारे पास तरक्याती बजट में कोई इतना बड़ा मंसूबा शुरू नहीं हुआ सिवाय डैम्स के मामलात के हवाले से कि जो हम करें। आपको लगता है कि अब जो जितने भी तरक्याती बजट है, चले मुल्क की कोई सड़कें, कुछ चीज़ें, उसका वो कहते हैं ना कि चेहरा कुछ बेहतर हो जाए, तरक्याती बजट चाहे इलेक्शन के लिए भी हो लगता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि कल बाबर डोगर साहब हमारे जो ब्यूरो हेड लाहौर हैं वो बता रहे थे कि 260 अरब रुपए का पंजाब में बजट रखा गया। फरवरी में जाकर जब रिव्यू मीटिंग हुई तो पता चला कि सिर्फ 80 अरब रुपए पंजाब के तरक्याती बजट का खर्च हुआ है, जिसमें 20 अरब ऑरेंज लाइन के जो बकाया जात थे, जो ऑर्डर दिए गए थे कोर्ट ने, वो अदा किए थे, यानी कि सिर्फ 60 अरब। उसके बाद लगाया गया तो 260 अरब रुपए में से सिर्फ 180 अरब रुपया लग सका और साल ख़त्म हो गया। एक तरफ तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा तरक्याती बजट और दूसरी तरफ विल और काम करने की सलाहियत, वो आपको क्या नज़र आ रही है? मुदस्सिर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक से पहले जो फैसल साहब फरमा रहे थे कि हम आज तक यही पता नहीं कर सके कि हमारी आबादी कितनी जी, यानी जो सेंसस हमने 2017 में किया, एक तो हर 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए, हमने 1999 या 98 के बाद सेंसस ही नहीं करवाया और हमने 2017 में जाके सेंसस करवाया, वो भी कराची की और सिंध की हद तक कंट्रोवर्शियल हो गया। हम आज 21वीं सदी में बैठे हैं। यूरोप ने 19वीं और 18वीं सदी में 19वीं और 18वीं सदी में अपने कुत्तों, अपनी बिल्लियों और अपनी गाय भैंसों की पेडिग्री नोट कर ली थी जी, उनको टैगिंग कर दी थी, उनकी नस्ल के सर्टिफिकेट बना दिए थे कि इस कुत्ते का बाप कौन है, इस कुत्ते की मां कौन है। हम 21वीं सदी में अपनी आबादी नहीं गिन पा रहे। शर्म आनी चाहिए। ये तुर्रम खान मुल्क बनता है, तुर्रम खान रियासत बनती है। अरबों रुपए झांक दिए, आपने सेंसस करवाया, वो 3 साल नहीं चल सका, आपका तक सका, और अब आपको कहना पड़ा कि हम दोबारा से सेंसस करवाते हैं। मजाक है क्या? किसी के बाप का पैसा यहाँ पे लुटा रहे हैं आप। वो पूछे ना 2017 में अगर सेंसस सही नहीं हुआ था तो कौन थे वो करवाने वाले? उनके बाप से वसूल करें ना वो पैसा। मैं, आप और इस मुल्क का आम आदमी जो अपने बच्चे के दूध के डब्बे पे टैक्स देता है, वो क्यों दे आपके अल्लों पे और आपके गलत और कमजोर फैसलों की कीमत और खैरात वो क्यों अदा करे? सही बात है। अजीब नॉनसेंस किस्म की स्टेट बना दी इन्होंने और स्टेट्स क्राफ्ट बना दिया। अब आप आ जाए डेवलपमेंट बजट की तरफ। देखिए, इकोनॉमिस्ट आपके साथ है, मैं तो एक तालिब इल्म हूं। हमने तो यही पढ़ा है, सुना है कि जिस स्टेट का नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंस ज्यादा होगा ना और डेवलपमेंटल एक्सपेंस कम होगा, वो स्टेट पाकिस्तान बनेगी दुनिया में। वो दुनिया में कभी सर उठा के नहीं जी सकेगा। हमारा मसला ये है कि हमारे गैर तरक्याती अखराजात, जिसमें आपकी तनख्वाहें हैं, जिसमें आपके पेंशन है, जिसमें आपके रियासत की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, जिस तरह आप रियासत को चला रहे हैं, बेतुका पैसा, इतने बड़े बड़े छेद नहीं, इतने बड़े बड़े सुराख हैं जिनमें वो पैसा जा रहा है और कुछ उसका रिटर्न नहीं आता वापस। तो आपको जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंस या नॉन डेवलपमेंटल बजट है उसको रिड्यूस होना चाहिए, तो डेवलपमेंटल बजट बढ़ना चाहिए। अब जो डेवलपमेंटल बजट है माशाल्लाह आपका, उससे आपके मुल्क में डेवलपमेंट क्या होती है मुदस्सिर, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। भैया, इसके ऊपर बात ही नहीं होती है हमारे। आप देख लें कि इस मुल्क में कोई एक सड़क मुझे ऐसी बता दें, अदर देन मोटरवेज, जो आपके यहाँ 3-4 मोटरवेज है, कोई एक सड़क ऐसी, यहाँ पे होते नहीं सड़कें बनाए, कोई एक सड़क ऐसी बता दें जो इस मुल्क में 2 या 2.5 साल से ज्यादा चलती है। आप एक दायरे में घूम रहे हैं बाबा, एक दायरे में। आप नया कुछ नहीं कर पा रहे इस मुल्क में। आप हर रोज उठते हैं अपना गंदा। सही कह रहे हैं आप अमीर अब्बास, बड़ी तल्ख हकीकत है। आज भी हम देखते हैं कि जो बजट है ना, उसमें 3261 किलोमीटर नई सड़कें तामीर करने के लिए बजट रखा जा रहा है, लेकिन वो जब सड़कें तामीर होती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 साल बाद नज़र ही नहीं आता कि सड़क कहाँ है। जो पैसा वहाँ लगाया गया उसमें से कितना लगाया गया,
किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी चीज पर। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। मीर अब्बास आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आप बता रही है 3000 ये जितना रखा गया वो नई सड़कें नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कराची में बैठी हैं तो कराची से ठट्ठा या बदीन की तरफ एक नई सड़क निकाली, नई सड़क नहीं बनेगी। वो वही सड़क जो है उसी की रिपेयरिंग, उसी की मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि वो 1 साल 1.5 साल के बाद टूट जाएगी। सही है। तो हम उसी दायरे में घूम रहे हैं। हम इस मुल्क की तोड़ फोड़, अमीर अब्बास साहब उसी दायरे की एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि कराची में जब हम घूम रहे हैं, आजकल विजिट कर रहे हैं, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि अब हमारी मॉनसून की तैयारी कैसी है ये तो अगले आने वाले दिनों में नज़र आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर अप्रैल मई से सड़कें बनाना शुरू कर दी थी, यानी कि जितना पैसा MNAs के जरिए वफाक से आ गया था 15 करोड़ हर MNA के लिए, वो और जो सूबा खुद कह रहे हैं जी हम काम कर रहे हैं, वो हमने बेहतरीन सड़कें बना रही हैं। जुलाई में बारिशें आएंगी, अगस्त तक वो बारिशें चलेंगी, हमारी सारी सड़कें फिर बैठ जाएंगी और फिर अगले साल से हम उन अच्छा वो अभी से कुछ बैठना भी शुरू हो गई हैं कुछ इलाकों में, अभी से सूरत हाल ये है। चले ठीक है, उमर हयात है हमारे साथ, बहुत देर से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। आज बजट जो है उसके क्या खद्दोखाल हैं, आज वफाकी जो हमारी हुकूमत है बजट पेश करने जा रही है। उमर ज़रा बताइएगा क्या हुज्जम है आज के बजट का जो आज पेश किया जा रहा है, हुकूमत क्या नया लेकर आ रही है इस बजट 2021-22 में? बिल्कुल जी, जो आइंदा माली साल का बजट है उसका कुल हुजम जो है उसकी तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। 8,487 अरब रुपए कुल हुजम है इस बजट का जो माली साल 2021-22 के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें नॉन टैक्स जो वसूलियाँ हैं उसका हदफ 2080 अरब रुपए मुख्तस किया गया है और FBR की जो टैक्स वसूलियाँ हैं उसका हदफ जो है वो 5,829 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ NFC के तहत सूबों को 3,412 अरब रुपए दिए जाएंगे और बजट जो खसारे का तखमीना है वो 3,990 अरब रुपए लगाया गया है। नॉन बैंकिंग सेक्टर से 1241 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा और गैर तरक्याती अखराजात का जो तखमीना है वो 7,523 अरब रुपए लगाया गया है। इसके साथ साथ जो कर्ज़ों पर शरह सूद की अदायगियों के लिए 3,060 अरब रुपए जो है मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है और पेंशन पर जो है वो 480 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती और गैर तरक्याती जो ग्रांट्स हैं उनके लिए 1168 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ है जैसे बिजली, गैस और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटा पर जो सब्सिडी दी जाती है जो खालिसतन इस मुल्क के गरीब तबके के लिए है उसके लिए 682 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके साथ साथ सिविल हुकूमत के जो अखराजात हैं उसके लिए 479 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और अगले बजट में जो है वो कोरोना की रोकथाम के लिए 100 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल के लिए जो GDP ग्रोथ का हदफ है वो 4.8% और माली साल 2021-22 के लिए ज़राअत के शोबे की जो ग्रोथ है वो 5% जो है उसका हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ अहम फसलों की पैदावार के लिए 2.2% ग्रोथ का हदफ रखा गया है। कपास के लिए जो पैदावारी ग्रोथ का हदफ सामने आया है वो 10% है और फिशरीज और जंगलात के शोबे के लिए 5% ग्रोथ का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल सनतों की तरक्की के लिए जो है वो 6.5% का हदफ सामने आया है और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का ग्रोथ हदफ जो है वो 6.2% और माली साल के जो आइंदा माली साल है उसके लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 6% मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ जो तामीरात के शोबे का ग्रोथ हदफ है वो 8.3% मुकर्रर किया गया है और ख़िदमात के शोबे के लिए माली साल 2021-22 के दौरान 4.7% ग्रोथ का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 900 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। सूबों के जो तरक्याती प्रोग्राम हैं उनके लिए 1202 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं नए माली साल के बजट में। जी सुमैया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर हयात, ये आपने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें दे दिए हैं मुमकिन तौर पर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं ज़रा फैसल साहब आपसे करना चाहूँगी। मैं कल सोच रही थी हम वो लोग हैं, आप हों, मैं हूँ, उमर हयात हों या एक कॉलम अखबारात में लिखने वाला सहाफ़ी हो, किसी किस्म का भी सहाफ़ी हो, वो ये सोचता है कि वो ख़बर देता है, वो बताता है कि जी इतना इजाफा हो रहा है, इतनी कमी हो रही है, पेंशन में इतना इजाफा हो रहा है, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इतना इजाफा हो रहा है, लेकिन उस सहाफ़ी के लिए क्या है इस बजट में? कुछ भी नहीं है।
और हम तो वो लोग हैं जो बस सिर्फ खबर देते हैं और खबर दे के ये सोचते हैं कि जी हमने कैसे अपना घर चलाना है, और यदि बजट आएगा तो इस पर हमारे ऊपर इसका क्या। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक छोटा साफ़ी, एक ऐसा शख्स जिसकी तनख्वाह बहुत कम है, 17,500 तनख्वाह का रखा गया था ना पिछले साल, है मुदस्सिर, ऐसे ही कुछ था, लेकिन एक आम सहाफ़ी की तनख्वाह 10,000 रुपए भी होती है। वो कैसे अपना घर चलाता होगा जब उसको तनख्वाह ही नहीं मिलती होगी। फैसल साहब, हमारे लिए क्या है इस बजट में? ये फैसल साहब के लिए खास सवाल दिया आपने। जी फैसल साहब। मैं इस पे मुसलसल बोलता हूँ। पिछले दिनों भी मैं प्रोग्राम्स के अंदर भी जो बिजनेस टाइकून्स है उनसे बात करता रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्री फल फूल रही है। हाँ। मीडिया इंडस्ट्री इन 3 सालों के अंदर कुचल के रख दी है। ऐसा ही है। तकरीबन 10,500 मीडिया वर्कर्स इन 3 सालों के अंदर जॉब लेस हुए हैं। अगर किसी की 1,000 रुपए सैलरी थी तो उसकी 500 हो गई है, 400 हो गई है, 350 हो गई है। लोग बहुत बुरे हाल के अंदर हैं। अच्छा, ये सब एडमिट कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान एडमिट कर रहे हैं, काबीना के लोग एडमिट कर रहे हैं, फवाद चौधरी एडमिट कर रहे हैं। असल में हुआ क्या, जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने FBR को एक छूमंतर फार्मूला दे दिया, जिसने जाके मल्टीनेशनल कंपनीज को पकड़ लिया कि तुमने टैक्स कम दिया है, और कस्टम इंटेलिजेंस के लोग चले गए कि तुमने ये मशीनरी मंगाई थी, टैक्स कम दिया है, और ये तुम मार्केटिंग कर कैसे रहे हो, तुम्हारी सेल तो इतनी है नहीं, तुम इश्तेहार कैसे दे रहे हो। और उन्होंने इश्तेहार के प्राइस कम कर दिए, मैकेनिज्म तोड़ दिया। सहाफ़ियों के ऊपर जो एक लीड सहाफ़ी है, एंकर्स हैं जिनकी सैलरी किसी ज़माने में ऐसी हुआ करती थी, वो भी डाउन हो गई, और आम सहाफ़ी बहुत बुरी तरह कुचला गया है। इसके ऊपर कोई पॉलिसी, हुकूमत की कोई पॉलिसी, कोई ऐसा फार्मूला जो कि PFUJ के किसी भी धड़े के पास और जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमारी UGAs हैं उनके पास नहीं है कि किस तरह सहाफ़ियों की सैलरी बढ़ाई जाए। बोल एक ऐसा रेवोल्यूशनरी चैनल जिसने पाकिस्तान में सहाफ़ियों को इज्जत, रिस्पेक्ट, मेडिकल, सैलरी टाइम पर देना, उनको आने जाने की सहूलत देना, अच्छा दफ्तर देना, पेरेंट्स को मेडिकल देना, ये सारी चीज़ें शुरू की तो इसके पीछे साजिश हो गई, और वो मीडिया चैनल सेठ उन्होंने आके तबाही मचा दी और झूठे केस कर दिए। अब सहाफ़ियों को एहसास हो रहा है कि बोल के साथ जो हुआ, जो शुएब शेख के साथ हुआ, जो बोल की टीम के साथ हुआ, वो गलत हुआ। और आज के दौर में मीडिया अगर कोई 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा था, वो आज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है। इज्जत नफ्स का फालूदा निकल चुका है, बहुत बुरे हाल के अंदर है। कभी कोई यहाँ पे मिन्नतें कर रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाए हमारा, कोई ऐसा तरीक़ाकार निकला है, कोई बुक में दे दिया जाए, बुरे हाल के अंदर है। जो भी ये नौजवान हमारा रिपोर्टर कोरेस्पोंडेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इससे बताने से मीडिया के लोगों का, मीडिया वर्कर्स का, सहाफ़ियों का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो मतलब बहुत मुझे खुशी हुई आपने ये सवाल उठाया। बहुत सारी बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं इस कहने के हवाले से, लेकिन स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं। लोग मीडिया की महरूमियों और इस अफलास वाली जो सूरत हाल है उससे पॉलिटिकल पार्टीज फ़ायदा उठा रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी फ़ायदा उठा रही है, हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। हल कोई नहीं है। बिल हमने मंजूर करवा दिया कौमी असम्बली से, सिंध असम्बली ने बिल मंजूर कर दिया, उसका कद्दू डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है सहाफ़ियों की ज़िंदगी से, जो उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं, जो उनका लाइफस्टाइल सफ़र कर रहा है, जो उनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, और जिस खतरे की ज़िंदगी के अंदर वो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है फैसल साहब, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने पिछले साल भी सैलरीज उस तरह इंक्रीज़ नहीं की हैं, गवर्नमेंट ने भी इंक्रीज़ नहीं की थी। इसी तरह मीडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी एक मैकेनिज्म ज़रूर बनना चाहिए। आबिद साहब से मैं जानना चाहूँगा, आबिद साहब, एक जानिब तो हम बात कर रहे थे टैक्स कलेक्शन के हवाले से, जो आपने कुछ बहुत अच्छी तजावीज़ हैं जो हुकूमत अगर करे तो बड़ा आसान है, जो आप चीज़ें बता भी रहे थे, लेकिन सर दूसरी जानिब हम जो अभी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बजट के कुछ खदोखाल आगाह कर रहे थे कि कितना कितना क्या क्या चीज़ें जानी, लेकिन हमारा हमेशा से जो ऐसा मामला है कि टैक्स वसूलियों से ज़्यादा तो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, उन एक्सपेंडिचर्स में हम इतना ज़्यादा आगे हैं कि शायद ना तो हम तरक्याती बजट में जिस पे सबसे ज़्यादा लगना चाहिए वो तालीम और सेहत के मामलात हैं, उस पर ना सूबों का 18 अमेंडमेंट के बाद ना उससे पहले वफाक ना और अब वफाक वो उस तरह से कर पा रहे हैं। जब हम इन चीज़ों के ऊपर वैसा बेहतर निज़ाम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम आउटपुट नहीं ले पाते। इसी तरह से इस वक्त एशिया में, साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो यूथ है वो हमारे पास है और वो बेरोज़गार है, और वो बिल्कुल ऐसे बैठी, ना उनके पास रोज़गार है ना बिज़नेस है। वज़ीर आज़म ने इसकी एक स्कीम भी स्टार्ट की है, लेकिन इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। तो ये कैसे किया जाए कि ये बजट के खसारे और बजट की ये चीज़ें ये कदरे कम हों और हम एक बेहतर नेशन की तरफ जा सके कम अज़ कम? देखें, जो कुछ नंबर्स आपके रिपोर्टर ने दिए हैं उस पर उतरा था कि
कहते हैं FBR का रेवेन्यू 5,800 है जी, और प्रोविंसेस को पता नहीं 3,200 NFC अवार्ड, तो 5,800 में से 3,200 निकाल 3,412 जी, ठीक है ना, तो बाकी रह गया 2,400। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट वो पता नहीं 3,500 है, ठीक है। तो देखें अब क्या हो रहा है, वो ठीक है गवर्नमेंट के पास स्टेट बैंक के प्रॉफिट आ रहे हैं, को OGDC के, तो इस तरह वो पूरा हो रहा है, बट ये चीज़ सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती एज अ कंट्री कि जी आप फेडरल गवर्नमेंट बैंकरप्ट है और प्रोविंसेस के पास दबा के पैसे हैं। ये NFC 7th NFC जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ फ्लॉड NFC थी, उस वजह से फेडरल गवर्नमेंट पिछले 10 साल से आहिस्ता 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 करते 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 बैंकरप्ट हो गई है। सो ये सारी चीज़ें, अच्छा अब NFC का जो रिव्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर अगर आपने जो गवर्नमेंट ने हर एक से लड़ाई ली हुई है तो NFC होगी नहीं। एक फेडरेशन को चलाने के लिए आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है, चाहे आपने NFC का चेंज करना है, चाहे आपने SOEs की प्राइवेटाइजेशन करनी है, मतलब पानी का इस्तेमाल बेहतर करना है। अभी इतनी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, अभी देखें सिंध और पंजाब में क्या हो रहा है। इमेजिन करें 5 साल बाद जब पानी और कम होगा, वी कुड बी फाइटिंग ईच अदर। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये सब जो एक स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, ये मतलब आई एम सॉरी बजट से अलहदा हो रहा हूँ, बट ये आपको ज़रूर इस पे ध्यान देना होगा एवरी ईयर। अब कमिंग टू दी डेवलपमेंट बजट, देखें बात ये है कि फेडरेशन का काम ये नहीं है कि दादू में जाके नालियों के लिए पैसे दें, बिल्कुल। फेडरेशन का काम है कि जो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन डायमंड भाषा हो गया या डैम्स हो गए, उन पे फोकस करें, ठीक है ना, और बाकी प्रोविंसेस को रहने दें। और ये मैं आपको बताऊं कि हर मुल्क में होता है, हमारे यहाँ में भी ज़्यादा होता है कि सारा डेवलपमेंट बजट कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ये कंट्री ड्रिवन नहीं होता। जिस कॉन्ट्रैक्टर का ज़्यादा मतलब असर रसूख हो विद द कैबिनेट, विद द प्लानिंग कमीशन, वो प्रोजेक्ट्स आगे निकल जाते हैं, जिसका कम असूर हो वो फिर पीछे रह जाते हैं। बट कमिंग बैक, देखें वी कैनॉट गो ऑन लाइक दिस। अभी 3,200 का खसारा है, दैट मीन्स हम अपने डेट को 3,000 अरब और हमारा डेट और बढ़ जाएगा। सो हमें कहीं तो कटौती करनी है। मुझे ख्याल आ रहा था, ये बड़ी छोटी सी बात है, आप लोग तो शायद पैदा नहीं होंगे, जुनेजो ने जब आया था उसने कहा कि जी कोई हुकूमत का अफसर जो है पता नहीं सुजुकी से ऊपर नहीं बैठ सकेगा, ठीक। वो सारे जो हैं सेक्रेटरीज और जनरल्स बड़े नाराज हो गए, उसको 2 महीने में फारिग कर दिया। बट द पॉइंट इज उसके पास करेज था टू गो आउट एंड से कि जी इस तरह मैं पैसे मतलब हुकूमत के एक्सपेंडिचर कम करूंगा। हमें एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा हमारे एक्सपेंडिचर्स के। और ये आपके मतलब किसी पहले गेस्ट ने कहा है कि ये हमारी एक बड़ी लीक, एक बकेट है, हर तरफ से लीक हो रही है। आप चाहे जितना भी उसमें पानी या टैक्स के पैसे या नॉन टैक्स के पैसे डालते रहें, वो लीक होता जाता है। तो जब तक के एक सर्जिकल ऑपरेशन ना हो। अब एक और बात मैं करना चाहता था, देखें ये जो सारे होते हैं कि जी हम इतना ग्रोथ होगी, इतना होगी, आई विश के ये चीज़ें हुकूमत के कहने पे हों। ये चीज़ें बस एक असम्पशंस होती हैं, हमें ये बस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ही लेना चाहिए। अभी मसलन आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर में इन्हें कहा जी बड़ी ग्रोथ हुई लास्ट ईयर, और ग्रोथ किस तरह हुई, ये बड़े फैसिनेटिंग बात है। लाइव स्टॉक में मैं देख रहा था, हर साल उन्होंने दिखाया जी 1 लाख गधा बढ़ रहे हैं। ये हर 1 लाख गधा किस तरह बढ़ गया? वो पता चला जी कि 1996 में एक सेंसस हुआ था, उसके बाद से हम जो है गधों की नंबर ऑफ गधों का 1 लाख, बफलो 1.2 मिलियन हर साल बढ़ता जा रहा है। ये तो नहीं है कि किसी ने जाके काउंट की है, वो 1996 सर्वे से। अच्छा ठीक है। दूसरा एक फाइनल देखिए, मसलन इन्होंने कहा कि जी पिछले साल शुगर 22% बढ़ी, शुगर केन और राइस 14%। ये वो क्रॉप्स हैं जो सबसे ज्यादा पानी लेती हैं। सो वाज इट गुड कि शुगर केन 22% बनी जब हम एक वाटर डिफिसिट कंट्री हैं, जब हमें ये प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए? तो इस पे किस चीज़ का सेलिब्रेशन है कि ऐसी क्रॉप्स बढ़ गई हैं? सो इस किस्म के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं ये बजट में आउटसाइड द बजट एड्रेस होने चाहिए, वरना हम आहिस्ता आहिस्ता करके
सारे मुल्क आगे निकल जाएंगे, हम इसी मसले में फंसे यही रहेंगे। मामलात हैं कि हम देखते हैं कि महंगाई की शरह में जो पाकिस्तान में इजाफा हुआ है, हम जो भी कह रहे हैं कोरोना की सूरत हाल है वो तो पूरी दुनिया में थी, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में ये सूरत हाल नहीं है, वहाँ पर महंगाई की शरह कम है। हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोरा साहब, चेयरमैन हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनको हम वेलकम कहेंगे। शारिक वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब जो आज बजट आ रहा है 2021-22, हुकूमत की जो सूरत हाल थी पिछले बजट में अक्सर मुख्तलिफ है। आज ये कहा जा रहा है कि 3.94% GDP ग्रोथ है, जिसको अब और बढ़ा दिया गया है, हदफ उसको और आगे रख दिया गया है। आप क्या समझते हैं, वाकई हुकूमती पॉलिसीज मुस्बत सिमत में जा रही हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है, या फिर वाकई ये एक नंबर गेम है जिसमें उलझा के रख दिया है सबको? थैंक यू। देखें, ऐसा नहीं है कि ये नंबर गेम है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत ने कोई कंस्पिरेसी की है कि वो नंबर्स में उलझा के अपना कोई पॉलिटिकल गेन करना चाहती है। ये तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टेट बैंक है, दुनिया है, हमारी पूरी स्टैटिस्टिकल एक डेटाबेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कस्टम्स से, मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास अदाद व शुमार जमा होते हैं। तो जब उनको हम उनका एनालिसिस करते हैं, उनको एवेल्यूएट करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, तो फिर हमारे पास नंबर्स आते हैं कि गुज़श्ता साल में हम कहाँ खड़े थे और इस साल हम कहाँ खड़े हैं। यस, गुज़श्ता साल का जो बजट था वो जिस कंडीशन में बना था उसमें चैलेंज बहुत था, और इस दफ़ा का जो बजट अभी थोड़ी देर में आने वाला है वो बजट डेफिनेटली जो पाकिस्तान के जितने मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको वर्ल्ड बैंक ने तस्लीम किया है, इसको IMF ने तस्लीम किया है, इसको पूरी पाकिस्तान की चेंबर्स ने, हम इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी, ताजिर, सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं इकॉनमी के वो बहुत बेहतर हुए हैं। अब ज़रूरत इस डिस्कशन की नहीं होनी चाहिए कि ये फिगर्स ठीक हैं या गलत हैं। देखें, इस डिस्कशन में जाके हम लोग शायद अपने लोगों को कंफ्यूज करते हैं और एक बिला वजह का एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि शायद लोग जो है वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं। ये कोई ठीक तरीका नहीं है डिस्कशन का मेरे नज़दीक। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू दोज हु अपोज और जो ये कहते हैं कि ये फिगर्स ही ठीक नहीं है। देखिए, हमारे इदारे हैं, या तो आप कहें कि जी वो सब के सब इदारे जो हैं वो हुकूमत की तब्दीली के साथ उनके कहने पर फिगर्स देना शुरू कर देते हैं। मैं तो चेंबर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो 2018 में गवर्नमेंट गई थी वो जो फिगर्स देती थी वो भी ठीक है, और जो ये नई हुकूमत वाले हैं ये जो फिगर्स दे रहे हैं ये भी ठीक है। देखिए, हमको अपने इदारों पर भरोसा करना होगा, कॉन्फिडेंस, और ये देखना होगा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। अब मौजूदा हुकूमत ने कोविड में जिस तरह से परफॉर्म किया वो तो सबने उसकी तारीफ़ की, और पाकिस्तान में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी कोशिश की, ऑल्दो वो जो बहुत बड़ा चंक था वो चंद लोगों तक गया, लेकिन आइंदा वक्त के साथ हुकूमत की जब देखिए एक मैच्योरिटी लेवल भी आ रहा है, उनको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन ठीक है। और ये आने वाला बजट में जो कराची चेंबर ने प्रपोजल्स दिए थे, हमने मेगा लेवल के भी, पॉलिसी लेवल के भी, टैक्सेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरह स्टेट बैंक को एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है, कराची के लिए क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने हुकूमत को बताई हैं। एंड आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि इस दफ़ा उन्होंने ट्रेड बॉडीज़ की बहुत सारी चीज़ों को अपने बजट में छोटी मोटी तब्दीली के साथ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सही। अच्छा शारिक साहब, एक चीज़ जो है वो है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, जो मैं अभी कुछ आदाफ का भी मालूम हो रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 6% के जो है वो रखा गया कि जनाब यहाँ ग्रोथ होगा। अभी पिछले एक साल में कुछ सेक्टर्स में हमने देखा बड़ा अच्छा काम और बड़ी तेज़ी के साथ कुछ काम हो रहा था। तो आप समझते हैं कि जो डायरेक्शन कुछ सेक्टर्स में रिलीफ की या इंसेंटिव की सूरत में आई है, जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बात कर रहा था, उसके बारे में बताइएगा। जी देखें, आपने अपने सवाल में बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमती इक़दामात होते हैं उसका डायरेक्ट
अफेक्ट आता है बिजनेसेस पे। अब आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया, हुकूमत ने क्या इंसेंटिव दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है। एक तो ये मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने रिलीफ शायद इस तरह दिया कि जो एक्सपोर्टर्स के पैसे 10 साल से सेल्स टैक्स के मद में एक्सपोर्टर्स के पैसे हुकूमत के पास पड़े हुए होते हैं और जो उसको वापस करने होते हैं एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने के बाद, वो 10 साल से नहीं मिल रहे थे, हुकूमत ने वो एक्सपोर्टर्स के पैसे वापस किए। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ उससे। एक तो कॉन्फिडेंस आया एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को हुकूमती पॉलिसीज़ पर, और उनको हुकूमत ने जब एक फास्टर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके रिफंड्स को फास्टर पेस पे देंगे, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट। तो जब उन्होंने वो किया, जो छोटा एक्सपोर्टर भी था, बड़ा एक्सपोर्टर भी था, जो बरसों से उसका पैसा फंसा हुआ था, उसको वापस लाया, उसने उसको इकॉनमी में री इन्वेस्ट किया, उसने मशीनें ख़रीदी, रॉ मटेरियल ख़रीदा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। तो हुकूमत सिर्फ वो चीज़ें हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। फिर हुकूमत ने कोविड में जो पॉलिसीज़ दी उन्होंने बहुत मदद की। अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसा इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स को, कोई रिबेट, कोई नया इंसेंटिव नहीं दिया, बल्कि वो जो गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ FPR की, उसमें बेहतरी आई जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। फिर सबसे बड़ा जो डायरेक्शन अच्छा नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने, और इस पर आई डोंट नो बहुत सारे लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे, और वो ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक डेट है उसमें बहुत बड़ी कमी आई है, और उस डोमेस्टिक डेट के प्रोफाइल में आप देखें बड़ी इम्प्रूवमेंट है। 2018 में और 2020 में, 2021 में कोई उस वक्त को 54% जो डोमेस्टिक डेट था हमारा GDP का जो परसेंटेज था, आज 23% है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जो अपनी डेट और लायबिलिटीज़ का भी जो मैकेनिज़्म है उसमें भी बेहतर काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैक्रो लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिसका कि फ्यूचर में ये जो जितनी ग्रोथ हो आप और हम देख रहे हैं, आपने भी नंबर्स बताए, वो सस्टेनेबल हो जाएंगे। होता ये है कि आज अगर 4% एक्सपोर्ट बढ़ी है, खुदा ना खास्ता अगले साल वो फिर मनफी हो जाए और वो सस्टेनेबल ना हो, और फिर हम अवाम और इंडस्ट्रियलिस्ट शोर करते हैं कि देखें जी ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। सही है। तो ज़रूरत इस चीज़ की होगी कि तारिक साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो टैक्सेशन सिस्टम की आपने बात की कि हुकूमत उसमें क्या करने जा रही है, और 17% सेल्स टैक्स की अभी आपने बात की कि वो हमारी तजवीज़ थी कि उसको सिंगल डिजिट में लाएं, तो हुकूमत क्यों नहीं वो कर पा रही। ये चैलेंज है हुकूमत के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विल जो है हुकूमतों की, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। वो ये समझते हैं कि जब अगर टैक्स रेट्स हम कम कर देंगे, और चूँकि हमारा टैक्स बेस जो है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो हमारे रेवेन्यूज़ जब पूरे नहीं होंगे तो IMF की कंडीशन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे और हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हम चेंबर्स के थ्रू, और ख़ुसूसन कराची चेंबर, हमारी लीडरशिप, हम सब लोग उनको ये इंसिस्ट करते हैं कि देखें, आपका टैक्स रेवेन्यू सिर्फ उस वक्त बढ़ेगा जब ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे। ये जो चंद लोग पिछले 20-30 साल से टैक्स नेट में हैं, इनमें अब इतनी सकत नहीं रही है। बिल्कुल। ये आपने इनको जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया। तो अब हुकूमतें जो हैं वो पॉलिटिकल विल नहीं होती, वो डरते हैं कि जी ये हमारा अगर रेवेन्यू पूरा नहीं होगा और डिफ़ॉल्ट होगा और फिर हमको IMF अगली किस्त नहीं देगा और फिर पूरा निज़ाम जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आई थिंक कि PTI की गवर्नमेंट एंड विद अ पर्सन लाइक इमरान खान एज अवर प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि अगर हमारी इस हुकूमत ने भी पॉलिटिकल विल और करेज नहीं शो की, तो आई थिंक फिर ये काम शायद जो दूसरे कमज़ोर लीडर्स होते हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो मैं और मेरा चेंबर और तमाम चेंबर्स हुकूमत से ये कहते हैं कि देखें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको रोल मॉडल बनाइए। शायद साहब, जो आपने तजावीज़ दी हैं, उन तजावीज़ को अब देखना है कि हुकूमत किस तरह से करेगा, क्योंकि मुश्किल फ़ैसला तो जो है वो लेना पड़ता है, उस फैसले के बाद ही आपके लिए आसानी हो सकती है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं कौकब साहब, अभी एक चीज़ तो आगे सर कंज्यूमर के लिए जो बाहर आएगा 10% तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे की खबर तो सामने आ गई है। अब देख रहे हैं कि बाकी ये क्या चीज़ें हैं कि अब आप समझते हैं कि ये सबसे एक ही पॉइंट है जो सारी जगह घूम फिर का है, वो है महंगाई। महंगाई का कंट्रोल वो किस तरह से, अक्टूबर तक तो ये कहा गया कि IMF के लिए किसी सूरत भी एनर्जी सेक्टर में इजाफा नहीं किया जाएगा, तो फिर बेहतरी आप उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? देखिए, जो अभी शौकत तरीन साहब ने बात की है कि उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, उसके साथ ये भी बताया कि जी और जो मुख्तलिफ ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, मगर टैक्स उसके ऊपर जो है वो कम करने की कहीं बात नहीं की। इजाफा तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं किया जाएगा, और कब तक नहीं किया जाएगा ये वो खुद बताएंगे कि कब तक वो इजाफा नहीं होगा। असल बात जो शारिक वोरा साहब भी कर रहे थे, मेरे बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं, कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए मैंने पहले तजवीज़ पेश की थी कि फ़िक्स टैक्स नेट में आ जाए। अगर एक पान का खोखे वाला भी है, अगर उससे 500 रुपये लिए जाए और दो इसी तरह का एक वो मतलब निज़ाम देख लिया जाए कि किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 20,000, तो उसके जो कारोबार के हिसाब से तो वो टैक्स नेट बढ़ जाएगा। उससे टैक्स नेट में जो है ये अच्छा, फिर आपको जो ये फॉर्म भराते हैं ना कि साहब ये जो है आप इनकम टैक्स फॉर्म भरते हैं कि इसमें ये कितने का टैक्स, आप फिक्स टैक्स कर दें, इस तरह का कर दें कि जिस तरह आप गाड़ी का टैक्स देते हैं, आपको टोकन दे दिया जाए। आपने कहा कि भाई मेरे पर 500 रुपये टैक्स नाफिज होता है, मैं टैक्स देने के लिए तैयार। वक्त की कमी है, आबिद साहब से भी यही सवाल कर लेते हैं। आबिद साहब, तजवीज़ जो कौकब साहब ने दी है, शारिक साहब दे रहे हैं, आप समझते हैं वाकई हुकूमत एक साजगार माहौल दे ताकि लोग आए टैक्स नेट में? देखें, बात यह है कि वो करना चाहिए जो बाकी दुनिया कर रही है। फिक्स टैक्स है हर इंडिविजुअल से, अनफॉर्चुनेटली किसी और मुल्क में नहीं है, शायद हमारे यहाँ से कर जाए। दूसरा ये है कि सेल्स टैक्स, आप जितने चेम्बर्स के पास जाए ना, आप टेक्सटाइल वाले जाएं, वो कहें यार हमें बिजली मुफ्त दे दो, हमें ये कर दो, हम आसमान पे टेक्सटाइल ले जाएंगे। आप उनके पास जाएं, शुगर वालों के पास, उनकी अपनी डिमांड होगी। गवर्नमेंट का काम है ये सोचना कि जी हमने टैक्स इकट्ठा करना है, और वो कौन सा टैक्स है जिस पे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स का दबाव गरीब पे ना आए। ठीक है ना, हमारा जो सिस्टम है सारा टैक्स का, वो उसका इंसिडेंस ऑन दी पुअर इज मच हायर देन अदर कंट्रीज। ये मैं नहीं कहता कि हर मुल्क में मतलब टैक्स का निज़ाम अच्छा है। वहाँ आप कल पिछले हफ्ते था कि जी जेफ बेजोस अमेज़न वाला, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला, और बिल गेट्स ये और वॉरेन बफेट ये टैक्स ही नहीं दे रहे, और वैसे तो 100 बिलियन के ये इनकी नेटवर्थ है। हर मुल्क में इस किस्म के इश्यूज हैं। हमें ये देखना है, ये कह रहे हैं जी सेल्स टैक्स कम कर दें, मैं तो कहता हूँ ज़ीरो कर दें। भाई ये मुल्क इस वक्त बैंकक्रप्ट है, ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि जी सेल्स टैक्स कम करें। सही बात करनी चाहिए कि जी किस तरह हम टैक्स बढ़ाएं ताकि हमारा डेट जो है 100% से 60%। ये टैक्स बढ़ाने के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। वक्त की भी कमी हो रही है। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शारिक वोरा साहब आपका भी, कौकब इकबाल साहब, आप तीनों बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे फैसल अजीज़ साहब और अमीर अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बजट ट्रांसमिशन जो है वो जारी और सारी रहेगी। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बुलेटिन के साथ इनके हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। बजट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवाम का होना चाहिए।